थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि क्यों ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग की जर्नी चालू की। सो आई रन अ लार्ज प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क इन कैलकाटा। तो जर्नी चालू हुई कमोडिटीज ट्रेडिंग से, फिर करेंसी किया, फिर HFT किया। लॉट ऑफ माई ट्रेडर्स आर ऑल्सो हेयर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम बिकॉज दे वॉन्ट टू लर्न। ये जो ईगरनेस टू लर्न है, दैट्स वॉट क्रेडेंट स्टैंड्स फॉर। के इज़ फॉर नॉलेज, credent is for credibility. So whatever we do, we have a very strong focus on knowledge. और इसी क्वेस्ट के साथ हमने क्रेडेंट एकेडमी चालू किया था 2008 में। इट वॉज मोस्टली टू गिव बैक टू सोसाइटी, मेक गुड ट्रेडर्स फॉर आवर ट्रेडिंग डेस्क एक्सेट्रा। उसको एक्सपैंड किया इलन मार्केट्स के थ्रू 2013-2014 में। और 2013 में क्योंकि आई वॉज ब्लेस्ड विद बेबी बॉयज़, so I thought that I cannot be an active trader now, I need to become a passive trader. In that journey of finding out कि मुझे अब क्या करना चाहिए पैसा बनाने के लिए, fortunately I had my trading desk, my traders were taking care of my family expenses. But wealth creation के लिए either you remain a full-time trader or you resort to a passive trading activity. And in that journey of finding out the right thing for myself, I got introduced to RS. And I think RS is I would say it's a study which is very close to God. And who is the God of stock market? Price, precisely. तो अगर प्राइस को डिकोड करना है तो प्राइस itself speaks lot of things. But RS के पास इतना पोटेंशियल है कि प्राइस का सेकेंड डेरिवेटिव वो आपको बता सकता है, एक कैरेक्टर बता सकता है प्राइस का कि ये शायद अब क्या करेगा। How many of you here are RS practitioners? Okay, do you believe in what I said? RS has potential, no? तो ये मुझे बहुत अर्ली पता लग गया था। I was very fortunate क्योंकि रीडिंग हैबिट थी, बुक्स पढ़ते रहते थे। एक थेसिस मैंने पढ़ा था US में, वहाँ RS काफ़ी सालों से प्रैक्टिस हो रहा है। तो 2014 में मैंने RS को अडॉप्ट किया एंड द इंटायर माई पर्सनल ट्रेडिंग शिफ्टेड फ्रॉम फुल डे एक्टिव ट्रेडिंग टू मोर ऑफ अ पैसिव ट्रेडिंग। तो ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग है। एंड आई मेट प्रमल भाई इन 2019 and I was very enthralled with his philosophy of RS. We were pretty much doing the same thing, but our approach was different. That is the beauty of RS. Philosophy can remain the same, but approach can be very different. I use RS55, he used ARS, SRS. There are many people who use different form of RS, but I strongly believe that if all of you here जो investing journey में जाना चाहते हैं, अगर आप लोग RS को अडॉप्ट कर लोगे तो आई एम गिविंग यू अ गारंटी दैट आने वाला 50 साल में आपका जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करियर है वो बहुत पीसफुल हो जाएगा। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। देयर आर पीपल हु आर वैल्यू इन्वेस्टर्स, जिनका काम रहता है गिरे पड़े हुए स्टॉक्स जिनमें वैल्यू दिख रहा है उनको लेना, राइट? उन स्टॉक्स में मोमेंटम जनरली नहीं होता है जो गिरे पड़े होते हैं। ओके, उनको समय लगता है मोमेंटम बिल्ड होने में। दूसरे कैटेगरी इन्वेस्टर होते हैं जो सिर्फ ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ मतलब जो स्टॉक्स में बिजनेस के अंदर में ग्रोथ बहुत है, जैसे कंज्यूमर एक्सेट्रा, तो दे ओनली इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज। और मेरे जैसे एक इन्वेस्टर होते हैं जो इमर्जिंग इन्वेस्टर्स है, लास्ट 5-6 साल में हमारे जैसे लोग इमर्ज हुए हैं ग्लोबली, हमको कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टर्स। वो उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर मोमेंटम है, और मोमेंटम ख़त्म, निकलो वहाँ से, दूसरा स्टॉक ढूंढो, बिकॉज इतना ही कैपिटल है हम लोग के पास। सबके पास इतना कैपिटल तो है नहीं, है तो इतना ही कैपिटल। उसी कैपिटल पे अपने को ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है, चाहे किसी के पास 10 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है तो लिमिटेड ही कैपिटल। तो एक स्टॉक से निकलना, दूसरे स्टॉक में घुसना, दिस इज दी थॉट प्रोसेस ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो मेरा प्रेजेंटेशन टुडे विल बी एब्सोल्युटली अराउंड टीचिंग यू द साइंस ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जो मैं यूट्यूब में भी बोलता हूँ, एवरीवेयर। आई हैव लिटरली ओपनड अप माई सेल्फ फ्री ऑफ कॉस्ट टू everyone, right? But when we meet, obviously there are certain more value which you'll get from me as a person. तो आज मैं आपको ना एक अपना सेटअप बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से मार्केट को देखता हूँ, कैसे मैं पोजीशन बिल्डिंग करता हूँ, कैसे मैं स्टॉक में एग्जिट करता हूँ। देखो, नया बड़ा पैसा कब बनता है? जब किसी एक स्टॉक में हमने बड़ा पोजीशन बनाया। अगर हमने 50 स्टॉक में 2-2 लाख रुपए डाल रखे और 1 करोड़ रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो बड़ा पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। कितना पैसा बनेगा उसमें? बट कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा उसमें? अगर मैंने 2-2 लाख करके 50 स्टॉक में डाल दिए, व्हाट शुड बी माय रिटर्न एक्सपेक्टेशन विद दैट पोर्टफोलियो? हाँ,
इंडेक्स के मोटा मोटी 14-15% रिटर्न आएगा, वो भी खराब नहीं है। 14-15% कंपाउंडेड रिटर्न और टैक्स एडजस्ट करोगे तो इट बिकम्स एक्चुअली अ वेरी गुड रिटर्न, राइट। बट अगर मुझे 17-18%, 20% का जोन में जाना है, जो जाना भी चाहिए, बिकॉज शेयर बाजार में आए हो और आप 14% रिटर्न जनरेट कर रहे हो, तो फिर शेयर बाजार में क्यों आए? चुपचाप ETF में इन्वेस्ट करके उस पैसे को पार्क रहने दो, ओके। और मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करते हैं। जो लोग शेयर बाजार में डायरेक्ट नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना, उनके लिए भी आज मैं एक हैक दूंगा आपको, बहुत ही सिंपल हैक है जो आपको ईजिली 14-15% रिटर्न जनरेट करके देगा। आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम जो आज डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा टारगेट है 18-19% से 20-22%। और जब चेतन भाई बैठेंगे, जब उनका टारगेट रहता है 25% से 30%। ये हमेशा बड़ा टारगेट का बात करते हैं। मैं बहुत कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मैं छोटा टारगेट में खुश हो जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एडवांटेज है कि हमारे ट्रेडर्स यहाँ पर भी बैठे हैं। दे आर देयर विथ अस फॉर मेनी ईयर्स एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली एक्सपेंसेस। जिसका पेट भरा हुआ रहता है ना, वो ये सब बात कर सकता है। जिसको पेट के लिए काम करना होता है, उसको ज़्यादा रिटर्न चाहिए होता है। ज़्यादा रिटर्न मतलब रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है। मैं क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल बेस में बैठा हूँ, मेरे पास टीम है जो काम कर रही है, इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू थिंक अबाउट जनरेटिंग लेसर रिटर्न फॉर माई सेल्फ। यस और नो, इज इट ओके? हम लोग सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग है, तो जो मैं आज आपको बोलूँगा ज़रूरी नहीं है कि आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है, बट उसमें से प्रॉब्ली 4-5 बातें होंगी जो आप शायद नोट्स भी लेना चाहेंगे। हमने आपको जर्नल भी दिया है, आप उसको यूज़ कीजिएगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू विल डू टू योर लाइफ इफ़ यू हैव द जर्नल, इफ़ यू फिल द जर्नल प्रॉपरली फॉर कमिंग 6 months. Trust me on this, because these are all scientific things which I have developed over my experience. It is not something for the sake of giving, I am giving it to you. ठीक है। तो बिफोर आई गो टू डायरेक्ट स्टॉक मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाली बातें, लेट मी गिव अ हैक टू पीपल हु जस्ट वांट टू इन्वेस्ट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ माइंड। तो अगर मुझे आने वाला, मैं कुछ डेटा एनालिसिस कर रहा था कल ही, तो लास्ट 5 साल में निफ्टी हैज़ गिवन अ CAGR ऑफ अराउंड 11%, ओके। और मिड कैप निफ्टी, एनी गेसेस कितना CAGR जनरेट किया है? एनी गेसेस? एनी गेसेस? जस्ट गिव अ वाइल्ड गेस। नो? 14? ओके। हाँ, हम लोग को यहाँ पर इंटरनेट ट्रबल तो करेगा। अगर जियो नहीं चल रहा है तो कुछ नहीं चलेगा। ओके, सो व्हाट आई सॉ दैट निफ्टी ने अगर 11-12% रिटर्न दिया है, तो मिड कैप ने एक्चुअली कम रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप ने उससे कम रिटर्न दिया है। और अगर मैं उस पीरियड को 10 साल कर देता हूँ ना चेतन भाई, 10 साल का पीरियड में अगर निफ्टी ने X रिटर्न दिया है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आई थिंक इट्स अराउंड 12% और सो। आ गया, ओके। या ये देख रहे हैं आप, अगर निफ्टी ने 5 साल में 69% रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 58% रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप ने 17% रिटर्न दिया खाली लास्ट 5 साल में। और ये मैं इसको 10 साल का पीरियड करता हूँ, तो निफ्टी, थोड़ा इंटरनेट में टाइम लग जाएगा, X अगर रिटर्न निफ्टी ने दिया है तो मिड कैप ने X प्लस रिटर्न दिया है। सो से अगर 10% है तो मिड कैप ने 2X रिटर्न दिया है या 1.5X रिटर्न दिया है, और स्मॉल कैप ने कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया रिटर्न लास्ट 10 साल के अंदर में। इससे क्या पता लग रहा है? एक तो है कि हम स्मॉल कैप को बिलीव कर लें कि बकवास है, इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए स्मॉल कैप में। दूसरा, कैन वी थिंक इन अ डिफरेंट मैनर कि 10 साल में अगर स्मॉल कैप ने नहीं रिटर्न दिया ना, तो आने वाला 10 साल में तो बहुत रिटर्न आएंगे। यू बिलोंग टू विच स्कूल, फर्स्ट स्कूल और द सेकेंड स्कूल? सेकेंड स्कूल। बिकॉज इंडिया का जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो आने वाला 10 साल में आ रहा है। बिकॉज पिछले 10 साल में जो चेंजेस हुए हैं, जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुई है, उसका रियल इम्पैक्ट जो है आने वाला 10 साल में आएगा। तो अगर आपको शेयर बाजार से पैसा कमाना है तो दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आपकी 5-6 पीढ़ी के लिए आप पैसा कमा सकते हैं। इस बात को पहले आप रजिस्टर कर लीजिए अपने माइंड में। आर यू गाइज विथ मी ऑन दिस? नॉट अ सिंगल पर्सन हु विल लीव दिस हॉल विथ द सिनिकलनेस ऑफ स्टॉक मार्केट।
You will always be absolutely optimistic about stock market. चाहे 4% गिरा, चाहे 5% गिरा, आपको सिर्फ स्माइल ही करते रहना है, गिर रहा है तो गिरने दे. बिकॉज यहाँ से आने वाला 5 साल 10 साल गोल्डन टाइम, गोल्डन डिके ऑफ इंडिया है फॉर ऑल ऑफ अस हु बिलीव इन इक्विटी. अब कुछ लोग हैं जिनके घबराहट होती है, वो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो मार्क टू मार्केट दिखता है और परेशानी होती है, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बना है. अब म्यूचुअल फंड के अंदर में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपना रिटर्न इन्हेंसमेंट के लिए. टिपिकली हम लोग म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं चेतन भाई, 7-8 स्कीम के अंदर में SIP चलता रहता है, क्योंकि कोई ना कोई बोल देता है बिरला में डाल दे, यहाँ डाल दे, वहाँ डाल दे, हम दिमाग नहीं लगाते हैं. बट आई एम टेलिंग यू विथ म्यूचुअल फंड कॉम्बिनेशंस यू कैन जनरेट अ बेटर रिटर्न फॉर योरसेल्फ. एक सिंपल हैक, इंडिया का GDP कितना ग्रो करेगा आने वाला 10 साल में CAGR, मतलब अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हम एज्यूम करें, कितना एज्यूम करें, 8% कर लें. ये हुआ ना ऑप्टिमिज्म. 8% GDP ग्रो करेगा इंडिया का आने वाला 10 साल में. इन्फ्लेशन 6% मान लेते हैं. 14% तो देखिए नॉमिनल GDP है, तो कुछ भी नहीं करेंगे तो 14% रिटर्न तो वही आएगा. इसका भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, साइंस बताऊंगा कि क्यों ये 14% आएगा ही आएगा. हो सकता है मार्केट आज आपको एक्सपेंसिव लग रहा हो, तो आपको फीलिंग आएगी कि यार एक्सपेंसिव में घुसेंगे, 10 साल में हो सकता है भाव वहीं पर ही रह जाए, तो अपना रिटर्न तो आएगा ही नहीं. बट दैट डजंट वर्क दैट वे, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स. एंड इवन इफ मार्केट इज एक्सपेंसिव एंड कंपनीज अर्न मोर, योर ओवरऑल इंडेक्स विल कीप ऑन गोइंग अप. ये भी फिलॉसफी एकदम क्लियर रखिए माइंड में कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा. क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स. अगर GDP 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन आएगा, ओवरऑल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स विल ऑल्सो ग्रो, विच विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन स्टॉक प्राइसेस. यस और नो एवरीवन इन सिंक? ठीक है, ओके. तो अगर मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे शांति से रिटर्न जनरेट करना है, तो मैं निफ्टी में ETF में SIP करना चालू कर दूंगा. एवरीवन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड निफ्टी SIP? या गुड. अगर नहीं किया तो यू हैव टू स्टार्ट निफ्टी SIP. वेरी सिंपल. ETF लिस्टेड एक्सचेंज के अंदर में जाइए और SIP चालू कर दीजिए. इसमें आपका मैं गारंटी दे रहा हूं 14 से 15% रिटर्न आंख बंद करके ऐसे आने वाला है. हम लोग इतना जो झमेला करते हैं ना, शेयर बाजार देखते हैं, ये स्टॉक ले ले, वो स्टॉक ले ले, उसको करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं. अगर आप 14 से 15% रिटर्न में संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं तो. लेकिन वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद आवरसेल्फ. हमको तो और चाहिए. तो निफ्टी ETF में और रिटर्न जनरेट करने का एक हैक देता हूं आपको. निफ्टी का भी PE क्या है? अराउंड 20.5. निफ्टी PE का कॉन्सेप्ट हो गया निफ्टी स्टॉक्स के ओवरऑल मार्केट कैप और निफ्टी स्टॉक्स के ओवरऑल अर्निंग को जब आप डिवाइड करोगे तो निफ्टी का PE आता है अराउंड 20.5. लॉन्ग टर्म मीडियन, लॉन्ग टर्म इसका जो मीडियन पॉइंट है वो भी है 20.5. इसका मतलब निफ्टी इज नीदर एक्सपेंसिव नॉर चीप राइट नाउ, राइट? इज इट ओके? फेयरली वैल्यूड है निफ्टी. अब अगर इंडिया में 10 साल का स्टोरी हमको खेलना है तो we'll have to believe that निफ्टी एक्सपेंसिव हो जाएगा, बिकॉज सब लोग आएंगे इंडिया को खरीदेंगे. तो ये 20.5 है, ये आइडियली 27-28 जाना चाहिए. तेजी के बाजार में 33-34 तक भी गया हुआ है, और मंदी का बाजार के अंदर में ये 11-12 भी गया हुआ है. तो हमको क्या करना चाहिए दादा? SIP, सपोज हम 10,000 रुपया महीने का SIP चालू करते हैं और निफ्टी का PE के साथ उसको लिंक कर दीजिए. अगर निफ्टी का PE 20.5 से 19.5 हो गया तो हम क्या करेंगे? 11,000 कर लेंगे SIP को. अगर वो 18.5 हो गया हम उसको 12,000 कर लेंगे. तो जैसे जैसे गिर रहा है वैसे वैसे हम अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे. सिमिलरली अगर वो 20.5 से 21.5 हो गया तो हम 9,000 कर लेंगे. 21.5 का 22.5 हो गया तो हम 8,000 कर लेंगे. हम सिर्फ यही काम करेंगे ना, आप एडिशनल 2% रिटर्न जनरेट कर लेंगे. इसको कहते हैं वैल्यू SIP. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन वैल्यू SIP एवर इन योर लाइफ? SIP हम लोग टिपिकली क्या करते हैं? डेट SIP करते हैं कि 7 तारीख को मेरे से पैसा ले जाना. म्यूचुअल फंड में डेट SIP होती है ना. वैल्यू SIP जनरली लोग नहीं करते हैं. सो बेसिकली टू आंसर योर क्वेश्चन, या दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. यू प्लान योर SIP बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस. तो निफ्टी का SIP अभी मैं कर रहा हूँ 20.5, लॉन्ग टर्म मीडियम में 20.5. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 10,000 रुपये महीना अपना डालना चालू कर दिया.
ये 20.5 21.5 हो गया तो मैंने 9,000 कर दिया, 21.5 को 22.5 हो गया तो मैंने उसको 8,000 कर दिया। ये डेटा कहाँ से मिलेगा? गूगल में करो, इजीली अवेलेबल है, एनएससी का वेबसाइट पे अवेलेबल है। नथिंग टू बी डन। आपको करना है 7 तारीख को SIP, बट क्वांटिटी ऑफ SIP को आप चेंज कर देना। इज इट पॉसिबल? यस पॉसिबल। आप मैंडेट मत दो ना, आप डायरी में लिख के रखो, अपना कैलेंडर में लिख लो कि मेरा आज का वो SIP डेट है। इसका एडवांटेज ये है कि आप 7 को करो, 8 को करो, 9 को करो, 10 को करो, यू हैव टू डिसाइड अ स्पेसिफिक डेट ऑफ योर चॉइस। सो इससे आपका 15-16% रिटर्न जनरेट हो जाएगा। इज इट गुड? अच्छा होता है ना, 15-16% रिटर्न इन ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम इज नॉट अ बैड रिटर्न, स्पेशली इफ यू हैव कैपिटल। ओके, अब कुछ लोग हैं जिनको चाहिए कि मुझे 18%, 19% रिटर्न के जोन में जाना है, तब फिर हमको अपना एक्सेल शीट बनाना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेड एन एक्सेल शीट फॉर योरसेल्फ एवर, प्लानिंग योर करियर? क्या बात कर रहे हैं, मेरा देश बदल रहा है क्या चेतन भाई? इतना मैथोलॉजिकली लोग काम करने लग गए हैं। मैं आपको एक्सेल शीट दिखाता हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने यूट्यूब में एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जो आज रिलीज होगा। आज का जो वीडियो रिलीज करूंगा 8 बजे, मैंडेटरी हो, देखिएगा जरूर। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू क्विक स्नैपशॉट ऑफ a discussion I had with one of my Stockage Club member. He called me to discuss something and then I just said कि चलिए एक काम करते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं आपका। And then I mailed that Excel sheet to him. What is this Excel sheet? इसका डिटेल वो वीडियो में है और एक्सेल शीट का लिंक भी उस वीडियो में नीचे है, तो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू बॉदर। ये देखिए, हमने उनका प्लानिंग कर दिया। वो 35 साल की उम्र से लेके 70 साल की उम्र तक उनका पूरा प्लानिंग किया है। कब कमाई कितना है अभी, रेवेन्यू 1, रेवेन्यू 2, उसके बाद EMI with savings, ELSS, 4 saving, which will be like a contingency fund. Then you have net saving, wealth, CAGR, and finally cumulative wealth. एकदम मैथोलॉजिकली प्लान है। Unfortunately, he doesn't have a kid yet, so we don't have a clear cut outflow planning. But अगर आपके पास वो outflow planning भी हो जाए कि मेरे को पता है कि 2032 में फलाना होने वाला है, तो मेरा यहाँ पर एक माइनस आएगा, तो मैं यहाँ पर माइनस भी कर लूँगा, ताकि I know exactly what my finances are and where I am going. How many of you have done this kind of an exercise? Can I request all of you to please do this exercise? ये अपना लिखा चुका आपको सामने रहेगा ना, तो you will be better able to plan your finances, और आपके जो contingencies में आप परेशान होते हो वो परेशानियां कम हो जाएंगी। Especially after COVID, we have realized that परेशानियां कम होनी चाहिए। ये उनको मैंने बताया कि आपके पास अगर 2 करोड़ रुपया है और आपको कंजर्वेटिव 15% ही रिटर्न जनरेट करना है, तो आइडियली दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच कि ऑलमोस्ट 1/3 आप डाल दीजिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में, वेयर ऑप्शंस ट्रेडिंग इज सच अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। आई थिंक उसको ना उसको ठीक तरह से अप्रोच नहीं किया जाता है। लोगों को लगता है कि इट इज़ फाटका है, स्पेकुलेशन है, ऑप्शन बायर है तो पैसा लगेगा, ऑप्शन सेलर है तो अनलिमिटेड लॉसेस है। Theoretically all these things are perfectly correct, but options इसमें इतनी ब्यूटी होती है कि आप 15% रिटर्न चाहते हैं, 20% चाहते हैं, 25 चाहते हैं, 30 चाहते हैं, डबल चाहते हैं, सब चीज़ पॉसिबल ऑप्शंस में। तो आपके ऊपर है कि आप किस क्रिएटिविटी से अपना सेटअप को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे चेतन भाई हमेशा बोलते हैं ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी, कि उनके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग इज लाइक उनका घर का ब्रेड एंड बटर आना चाहिए, नहीं तो वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे। देयर आर सम पीपल हु आर लाइक कि पैसा अगर डबल नहीं हुआ 3 महीने में, जिनके साथ मैंने फेस टू फेस किया था, 3 महीने में डबल होना चाहिए। दैट्स ओके, इट्स योर चॉइस, फाइनली यू हैव टू डिसाइड। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग में 20% रिटर्न, स्विंग ट्रेडिंग में 15% रिटर्न और इन्वेस्टिंग में वर्स कम 10% रिटर्न, अगर हम इसी टारगेट से काम करें तो 15% रिटर्न जनरेट करना इज अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग की बातचीत करते हैं। So how do I do swing trading? And probably I will also ask you to follow the similar kind of a setup. And I record this in YouTube every day, every weekend. कि सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का एक मोटा मोटी व्यू बनाना है, और ग्लोबल मार्केट का व्यू बनाने के लिए अपने पास फॉर्चुनेटली हमारे पास डॉलर इंडेक्स है। इमेजिन आवर लाइफ विदाउट डॉलर इंडेक्स, जहाँ हम ग्लोबल मार्केट को समअप नहीं कर पाते कि यार ये है क्या, ग्लोबल मार्केट में चल क्या रहा है। अभी तो क्या करना है, सिर्फ डॉलर इंडेक्स को देखना है और एक व्यू बनाना है कि अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ है तो मेरा माइंड में तेजी वाला माहौल होना चाहिए, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ है तो मेरा माइंड में नेगेटिविटी होनी चाहिए, बस इतना ही।
अगर मैं बायस्ड हो गया हूं, एंड देयर इज नो हार्म इन बिकमिंग बायस्ड इन मार्केट, पैसा बायसनेस से ही बनता है। लोग बोलते हैं ना बायसनेस हटाओ, बायसनेस कैसे हटा दो भाई? पैसा उसी से बनेगा। अगर तेजी का माइंड भी नहीं रखूंगा तो तेजी कैसे खिलूंगा? क्या मंदी का बायसनेस रख के तेजी खिलूंगा? तो देयर हैज टू बी अ क्लियर कट बायसनेस विच विल कम आफ्टर यू हैव अ 360 डिग्री व्यू अबाउट द मार्केट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक ग्लोबल मार्केट का व्यू बना लिया और ये 1 घंटे का मूवमेंट ऑफ दीज 4 इंडाइसेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं। क्यों करता हूं? बिकॉज मैं एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट हूं, तो मेरे लिए 1 घंटा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसिव है, उतना एक्टिव नहीं है, तो आप ये वीकेंड में भी करेंगे तो चलेगा। वीकेंड में 3-4 घंटा अगर दे दोगे तो नेक्स्ट वीक का पूरा होमवर्क सॉर्टेड हो सकता है। तो इसको देख के क्या लग रहा है अभी आपको? सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया मैंने, सुपर ट्रेंड डाल दिया और प्राइस एक्शन से एक ट्रेंड निकालने की कोशिश कर रहा हूं। जब चारों इंडाइसेस एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, इसका मतलब चांसेस है, प्रोबेबिलिटी की बात है, चांसेस है कि ये ऊपर ही जाएगा। हो सकता है नहीं भी जाए, रिवर्सल हो जाए कोई भी रीजन से, बट हाई चांस है कि मार्केट ओवरऑल ऊपर रहेगा। अगर ये मेरा माइंड में आ गया तो मेरा तीसरा लेयर है कि निफ्टी अभी कहां ट्रेड कर रहा है। तो मेरे लिए निफ्टी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 इज माय ब्रह्मास्त्र। ये मैंने अपने लिए डिफाइन कर लिया। आप हो सकता है 202 को देखें, हो सकता है 150 को देखें, कोई 100 को देखेगा, वट एवर इज योर ब्रह्मास्त्र, यू फॉलो दैट। मैंने अपने माइंड को एकदम मैप कर दिया है कि मैं फ्लक्चुएट नहीं होने दूंगा अपने थॉट प्रोसेस को। अगर निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो मैं अपने मोमेंटम पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड करता रहूंगा जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। एंड अगर मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है तो मैं हड़बड़ी में सब कुछ बेचूंगा नहीं, मैं नया स्टॉक ऐड नहीं करूंगा। जो एग्जिस्टिंग है अगर वो वीक हो रहे हैं तो मैं उनको बेच दूंगा। इसका मतलब द मोर मार्केट रिमेन्स बिलो 200 मूविंग एवरेज, the more market remains below 200 moving average, I will try to be in cash. कितना कैश रखना है, कैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना है, एक और हैक मैं आपको देना चाहता हूं अभी बिफोर आई प्रोसीड। आपका एज आप खुद जानते, वॉट एवर इज योर एज, से यू आर 25 year old, 25% of your capital allocated for equity, 25% should be for long-term investing, which actually belongs to your kids. You are just the fund manager of that money. Repeating, अगर आप 40 साल के हैं तो 40% of your capital allocated for financial instruments should be in investments which you are doing for your kids, because you are just a fund manager of your kids or XYZ, whatever you want to call it. Is it okay? द मोमेंट हमारा माइंड में थॉट आती है ना कि यार ये पैसा मेरा तो है ही, मेरे बच्चों का पैसा है, मैं तो उनके बिहाफ पे मैनेज कर रहा हूं, तो इसके साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट प्ले विद दैट मनी बिकॉज माई किड हैज जस्ट गिवन मी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चलो, और ऑब्वियसली 20 साल का जो होगा उसके पास अभी तक तो बच्चा नहीं है, तो 20 साल वाले को मैं नहीं चाहता हूं कि इतना सोचे वो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव, राइट। एंड 100 माइनस योर एज शुड बी फॉर मोमेंटम इन्वेस्टिंग, मतलब आपको एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट करना है। आर यू गाइज इन सिंक विथ मी दिस? हाँ, छोटी छोटी बातें हैं, बट ये छोटी छोटी बातें आप लिख के अगर प्रैक्टिस में डाल दोगे ना, आपसे बहुत फर्क पड़ेगा आपका पूरा जर्नी में। सो से चेतन भाई, व्हाट्स योर एज? 30. चेतन भाई इज 45. सो चेतन भाई का 45% ऑफ हिज एसेट इन फाइनेंशियल एसेट्स, ओके। उनका जो घर है वो इसमें पार्ट नहीं है। हर आदमी को एक घर तो लेना ही चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। वो सब जो एसेट्स है, गोल्ड है घर में जो, वो सब अलग है। फाइनेंशियल एसेट्स जो हमारे पास है, चेतन भाई का 45% जो है वो उनके बच्चों का है, उनके बच्चे का है। वो क्लेम कभी भी कर सकता है, आप ध्यान रखिएगा। और 55% जो है वो एक्टिवली मार्केट में मोमेंटम इन्वेस्टिंग करके यूज करें। थैंक यू। उसमें से वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ लोग कैश मार्केट ट्रेडिंग कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू अचीव। ओके, इफ यू वांट टू अचीव मोर रिटर्न, आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा। इफ यू आर ओके विद अ मॉडरेट टू हैंडसम रिटर्न, कैश मार्केट इज अ गुड इनफ इंस्ट्रूमेंट। ओके,
लेट्स गो बैक टू द सेटअप. तो निफ्टी अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, मोटा मोटी ग्लोबल मार्केट्स में डॉलर का ट्रेंड नीचे की तरफ है, मल्टीपल एसेट्स, इसलिए मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल एसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको 50 साल का करियर बनाना है ना शेयर बाजार में, या 40 का या 30 का, खाली निफ्टी बैंक निफ्टी थर्सडे एक्सपायरी स्ट्रेटेजी पे करियर नहीं बनता है. वो अपॉर्चुनिटी आ गया, जिन्होंने लेना था ले लिया, अभी आप लेने जाएंगे उतना पैसा नहीं बनेगा जो 4 साल में बना था. लेकिन हम अपना करियर, मैंने देखा कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उन्होंने अपना काम वाम छोड़ दिया और थर्सडे एक्सपायरी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, विच इज सो, आई मीन दिस इज सो हॉलोनेस. करना ही है तो पूरा होलिस्टिकली मार्केट को समझो और घुसो, ताकि 40 साल का करियर बिल्ड करो. 4 साल का करियर बिल्ड करके मार्केट में प्रॉब्लम ये कि आप एक बार मार्केट में घुस गए तो आप कुछ और करने लायक ही नहीं होते, क्योंकि आप डेटर क्रेडिटर तो भूल गए, और कुछ और करोगे तो डेटर क्रेडिटर है. पैसा लोग देते नहीं है. क्यों चेतन भाई? माल बेच दो, पैसा आता नहीं है, तकादा करो, और क्रेडिट कोई देना नहीं चाहता आजकल. तो जब आप ट्रेडिंग करने लग जाते हो ना, आपको मतलब रोज का पैसा है, रोज का गल्ला है, या तो आ रहा है या जा रहा है. बैंक में सीधा दिखता है आपको, बैंक या ब्रोकर के टर्मिनल में. तो एक बार मार्केट में फुल टाइम घुस गए तो आप कोई भी काम के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि बाकी सब में जो रिटर्न और जो एफर्ट है, जो पसीना जाएगा, इट विल बी वेरी वेरी हाई vis-a-vis मार्केट में जो एसी में बैठ के लैपटॉप में ट्रेड करके और ट्विटर में डाल के. तो आदमी आलसी हो ही जाता है. इट्स अ नेचुरल थिंग टू डू. योर बॉडी विल बिकम लेजी, योर माइंड विल बिकम वेरी एक्टिव, बट योर माइंड विल बिकम एक्टिव इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. तो याद रखना, 4 साल 5 साल मार्केट में फुल टाइम दीजिए. देयर इज अ पाथ व्हिच यू हैव टेकन एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट पाथ. ओके, लेट मी कम बैक अगेन. तो अब मैं सेटअप पे आता हूं. तो कुछ क्वेश्चंस भी थे, तो मैं आज उसका आंसर भी दूंगा. आई एम श्योर ऑल पीपल हैव क्वेश्चंस व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियोस. सो अब निफ्टी में तेजी है, तो मुझे स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें मुझे तेजी खेलना है. और स्टॉक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस मैंने डिफाइन कर लिया है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसके अंदर में होगा, मैं उसमें तेजी खेलूंगा. और इसमें मैं 2 मॉडल फॉलो करता हूं. एक है मुझे छोटी अवधि का स्विंग खेलना है. ओके, मतलब मुझे 2 दिन से लेके 20-25 दिन का पोजीशन बनाना है. और एक है मुझे ऐसे स्टॉक में पैसा डालना है जो मेरे लिए 3-4-5 महीने के लिए भी पोजीशन हो सकते हैं. और एक्चुअली बड़ा पैसा ना उन स्टॉक्स में लगता है. ये छोटे अवधि वाले ठीक है, इट्स गुड टू कीप योरसेल्फ बिजी, और वो करते करते फिर वो बड़ा मूवमेंट वाला स्टॉक भी पकड़ में आता है. नहीं तो आपको पकड़ में कैसे आएगा? तो जो छोटी अवधि का ट्रेड होता है वो मैं कैसे करता हूँ? डेली चार्ट और 2 आवरली चार्ट का कॉम्बिनेशन. और ये मैंने अपने चैनल में शेयर किया हुआ, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. डेली चार्ट से मैं व्यू बनाता हूँ स्टॉक का, और 2 आवरली चार्ट से मैं एंट्री एग्जिट करता हूँ. 2 आवरली मैंने क्यों रखा है? क्योंकि मेरे लिए मार्केट इज फ्रॉम मॉर्निंग 10 o'clock to 11 o'clock, दैट्स इट. मैं उसके बाद दिखता नहीं हूँ मार्केट, बिकॉज आई एम लॉट ऑफ अदर बिजनेसेस टू टेक केयर ऑफ. तो मैंने अपना स्पेस बना लिया है कि सुबह 10 से लेकर 11 तक मार्केट रहेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा. तो मुझे स्टॉक अगर लेना भी होगा तो उसी समय लूंगा, निकलना भी होगा तो उसी समय निकलूंगा, उसके बाद दिखता नहीं होगा मार्केट. तो 2 आवरली मुझे कंफर्टेबल लगा फ्रॉम माय माइंडसेट, माय अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, माय अप्रोच, माय कैपिटल. हो सकता है आपको लगेगा कि मैं आवरली चार्ट देखूंगा, कोई बोलेगा नहीं मेरे को 30 मिनट का चार्ट देखना है. जितना आप चार्ट का ड्यूरेशन कम करेंगे उतना आपका समय का रिक्वायरमेंट मार्केट में बढ़ता है. ठीक है. सो 2 आवर फॉर मी वर्क है. सो डेली चार्ट पे मैं एक मार्केट को स्टॉक का व्यू बनाता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और 2 आवरली के आधार पे मैं उसमें एंट्री एग्जिट करता हूँ. दिस इज टिपिकली फॉर अ 2 डे टू 20-25 डे पोजीशन. ऑलराइट. एंड जो लॉन्गर स्विंग है, बड़े स्विंग्स वाला जो ट्रेड करना है, उसमें डेली के आधार, वीकली के आधार पे मैं उसमें पोजीशन बिल्ड करता हूँ, और सॉरी उसमें व्यू बनाता हूँ, और डेली के आधार पे उसमें पोजीशन बिल्ड करता हूँ. अब मैं कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. अभी मैं एक स्टॉक में जो पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ, एंड just a caveat that please don't just go and buy because same stock मुझे पैसा दे देगा, हो सकता है आपको नहीं देगा. ये बात एकदम क्लियर रखिएगा कि किसी से स्टॉक आइडिया लेके अगर लोग पैसा बनाए थे तो करोड़पति की लाइन लग जाती है. नहीं होता. वैसे आपको अपना सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज मैं कब एग्जिट कर जाऊंगा ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं ना, बिकॉज आई डोंट नो यू. तो एक स्टॉक है जिसपे मैंने इनफैक्ट स्टॉक के सोशल में मेंशन किया था, और काफी मैं इस पे अभी पोजीशन बिल्ड करने के स्टेज में हूँ, वो है इंडिया मार्ट.
Again, please do not go and just buy this stock. This is not a stock recommendation. This is a concept which I want to discuss with all of you. ये template, I am believing that a lot of you know this template which I have. If you don't know, learn to trade session number 31. और आपने learn to trade नहीं देखा है तो फिर आपने मिस कर दिया लाइफ में. उसको तो देख ही लेना, because I think that's one of the best series. Almighty God gave me the power to record for everyone. ये इंडिया मार्ट है. इंडिया मार्ट का ये वीकली चार्ट है. सिंपल सा बात है. वीकली चार्ट देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ कि कैसे वीकली बेसिस पे इसने आउट परफॉर्मेंस की है, कैसे मोमेंटम आरएसआई 50 के ऊपर है, और कैसे ये जो वीकली बेसिस पे जो रेजिस्टेंस लेवल्स थे, जोन था, उसको क्रॉस किया ये कैंडल में. कैन यू सी दिस? देख पा रहा आप लोगों सबको? तो एक वीकली बेसिस पे इंडिया मार्ट में मेरे को मेंटली कंफर्ट आ गया. प्लस जब मैं वीकली चार्ट देखता हूं ना, तो मैं एक बिजनेस का भी कन्विक्शन ले लेता हूं. तो इंडिया मार्ट किस बिजनेस में? इज एन ई-कॉमर्स, B2B ई-कॉमर्स. इंडिया में आने वाला 10 साल में एसएमई एमएसएमई विल बिकम वेरी बिग. अगर उनको इंडिया में सस्टेन करना है तो ऑनलाइन बेचना पड़ेगा. एंड इंडिया मार्ट इज अ लीडर देयर. इंडिया मार्ट का मैनेजमेंट कैसा है आई नो थोड़ा बहुत, बिकॉज इज आल्सो वन ऑफ द इन्वेस्टर्स इन आवर कंपनी. तो मैं जब उनसे बात करता हूं, उनसे मिलता हूं, तो मुझे पता है कि ये आदमी जबरदस्त है, इसका सोच बहुत जबरदस्त है. तो ये थोड़ा मेरे अंदर में एक बायसनेस आ गया कि बंदा अच्छा है, और मुझे प्राइस पे भी दिख रहा है कि हाँ इसके अंदर में कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं इस पे पोजीशन और बिल्ड करने में कंफर्टेबल हो जाता हूँ. तो यहाँ पर मैंने मन बना लिया कि हाँ इस स्टॉक पे अपने पोजीशन बनाएंगे. अब पोजीशन बनाएंगे कैसे? डेली चार्ट के अंदर में आरएस 0 के ऊपर गया यहाँ, ओके, और आरएसआई भी जो है 50 के ऊपर है. तो यहाँ से पोजीशन बिल्ड करना मैंने चालू किया. तो 4400 से यहाँ से मैंने बिल्ड करना चालू किया. 4400 से मैंने स्टॉक के सोशल में एंट्री भी की थी 4400 पे की. दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग. और उसके बाद ये कांस्टेंट बेसिस पे देखो इसमें स्ट्रेंथ है. आप देखो आरएस पॉजिटिव रह रहा है, मोमेंटम बेस पे कंटिन्यूड है. वीकली मेरे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट ड्राइवर है मेरा ओवरऑल कॉल के लिए, बट एंट्री एग्जिट यहीं से कर रहा हूँ. और अभी इसमें एग्जिट एक भी नहीं है, इसमें कांस्टेंट एंट्री आ रहा है. अब एंट्री कैसे करते हैं? यहां पर मैं अपना, जैसे इंडिया मार्ट में मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 करोड़ रुपए डालूंगा, ठीक है. तो यहां पर मैंने 10 लाख रुपए डाल दिया कि चलो एक बार डालते हैं 10 लाख रुपए. जब ये एक टिपिकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक का कैरेक्टर क्या होता है कि वो ऐसे मूव करता है. ये गया, थोड़ा रिट्रेस करके फिर ऊपर, थोड़ा रिट्रेस करके फिर ऊपर. इसीलिए तो अप ट्रेंड हुआ, हायर हाइज एंड हायर लोज. यस और नो एवरीवन? और स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो होता है ना, वो टिपिकली 15% 20% से ज्यादा करेक्ट नहीं करता अपने हाई से. तो जाएगा 15-20% रिट्रेस करेगा, फिर वापस आएगा, रिट्रेस करेगा, फिर वापस आएगा, ठीक है. तो जब भी वो रिट्रेस करके नया रैली देता है, तो प्रीवियस स्विंग हाई को जब वो तोड़ता है, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू टॉप अप योर पोर्टफोलियो. ओके, इसमें देखते हैं. यहां पर उसने अपॉर्चुनिटी दिया, पोजीशन बिल्ड किया. अब इसने ऊपर गया, ये थोड़ा रिट्रेस किया, इसी लेवल पे मोटा मोटी आया. फिर उसके बाद इसने चालू किया, और ये जो लेवल था, आई होप यू गाइस कैन सी दिस, ये जो लेवल था, इसको उसने वापस से तोड़ा. यहां पर अपना कैपिटल को, और बिकॉज अगर ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये वही स्टॉक है जो मुझे बड़ा पैसा दे सकता है, अगर मैं इसमें अगर बेट अपना नहीं बढ़ाऊंगा तो मेरा पैसा नहीं बनेगा बड़ा. तो यहां पर मैंने अपना डेवलप किया. तो 10 लाख यहां डाला, यहां मैंने 20 लाख डाल दिया. अब मैं वेट कर रहा हूं, ये वापस रिट्रेस करेगा, मुझे पता है, मुझे कोई घबराहट नहीं है. टिपिकली इसका रिट्रेसमेंट विल रिवर्स फ्रॉम हायर ऑफ दिस लो. तो यहां से वापस से जब इसने रिट्रेस किया, मैंने और कैपिटल यहां पर एलोकेट कर दिया. अब यहां से जब गिरा तो इसके नीचे चला गया, तो यहां तो स्वाभाविक सी बात है, घबराहट हो गई. अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरे यहाँ के बाइंग लेवल से नीचे चला गया, इसका मतलब मैं अब इसमें लॉस करने लग गया. और तो मैंने यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, तो मोरलेस यहाँ पर मोटा मोटी भावा हो गया, कॉस्ट हो गया. बट अभी भी मैं ये स्ट्रक्चर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें अभी मेरे को हड़बड़ी में एग्जिट करने का कोई नीड नहीं है. इसको रिटेन किए, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर और ऐड किए. ऐसे करते करते this stock obviously is not a very large percentage of my portfolio right now, but एक पॉइंट ऐसा आया था, कुछ ऐसे स्टॉक होते थे वो 15% ऑफ पोर्टफोलियो बन जाते थे. उसमें इतना बेट हो गया था, लेकिन बड़ा पैसा वहीं से बना.
इट्स लाइक ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। एवरेज पैसा बहुत सारे स्टॉक से बनेंगे, बड़ा पैसा 2-3 स्टॉक से बनेंगे, जो which will be like 3 times 4 times of the capital, and that because the capital is big large in those stocks, ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न बहुत बड़ा दिखता है। और जो 2-3 स्टॉक जो पैसा खोएंगे उसमें आप मैक्सिमम कितना खो सकते हैं? हाँ, मतलब आप अगर सबको जिद्दी कर भी लिया तो मैक्सिमम तो जितना लगा उतना ही खोएंगे, एक्स ही खोएंगे। बट जिनमें लगा रहे और डाल रहे हैं उनमें तो आप 3x 4x का टारगेट कर रहे हैं और उधर कैपिटल भी आप बढ़ा दिए, और यहाँ जहां आप लॉस कर रहे हैं वहां कैपिटल आपका उतना ही रहता है, क्योंकि आप लॉस में एवरेजिंग नहीं करते हैं, प्रॉफिट में एवरेजिंग करते हैं। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? हाँ, फिर से रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो लोग बोल रहे थे पोजीशन साइजिंग कैसे करें, लॉस को कैसे काटे, ये पूरा मॉड्यूल आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझाएगा। जब आइडेंटिफाई हो गया कि ये स्टॉक मेरा दिल आ गया स्टॉक, तो अगर दिल आ गया तो फिर आपने को ज्यादा क्वांटिटी करनी होगी। क्वांटिटी डे 1 को हम ज्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज पता नहीं हो सकता है प्राइस नीचे गिर जाए तो हमको घबराहट लग जाएगी। घबराहट तो होती है ना सबको, अपने को अपनी घबराहट को बचाना है। तो जब यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया, हमने एक्स कैपिटल डाला, फिर वो रिट्रेस करेगा मुझे पता है, फिर जब वो वापस वैल्यू चालू करेगा मैं 2x और डालूंगा, फिर रिट्रेस करेगा मुझे पता है, फिर जब ऊपर चालू करेगा मैं 2x और डालूंगा। ऐसे क्या होगा, जो पूरा स्टॉक का जर्नी है इस पे मैंने कैपिटल बढ़ा बढ़ा के अपने आप को अच्छा खासा एक्सपोज कर दिया उस स्टॉक में। एंड टिपिकली 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो कैन गो टू वन स्टॉक व्हिच इज योर सुपर विनिंग स्टॉक। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स याद होगा, पढ़ा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे होता है जिसमें एवरेज रिटर्न इज जनरेटेड बाय 10 में से 6 स्टॉक में आप एवरेज रिटर्न जनरेट करेंगे। ओके, 2 स्टॉक में आप रिटर्न खराब जनरेट करेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां क्वांटिटी कम रहेगा। क्वांटिटी क्यों कम रहेगा? क्योंकि वो स्टॉक तो चले नहीं, तो चले नहीं तो मैंने क्वांटिटी बढ़ाया नहीं, मेरा क्वांटिटी कम है वहां पे, वर्स कम हम उसमें एक्स खो देंगे कम क्वांटिटी में। लेकिन जो 2-3 स्टॉक है जहां मैंने क्वांटिटी भी बढ़ा लिया और जिसमें रिटर्न भी बहुत आया, वो एक्चुअली मेरा पूरा पोर्टफोलियो रिटर्न को अपलिफ्ट कर देता है। और ये पॉसिबल है कैश मार्केट के अंदर में ही, क्योंकि आप एवरेजिंग कर सकते हैं और मार्क टू मार्केट नहीं दिखता है, इतना प्रेशर कम होता है, आप स्टेजिंग वे में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। तो कैश मार्केट गिव्स सो मच फ्लेक्सिबिलिटी दैट जिनके पास बड़ा कैपिटल है उनको एक्चुअल में डेरिवेटिव में काम नहीं करना चाहिए। वेरी ऑनेस्ट, कैश मार्केट में काम करो, जब मार्केट गिर रहा है कैश में आ जाओ, जब मार्केट रिकवर कर रहा है वापस से अपना पोजीशन कैश मार्केट में स्टॉक में बिल्ड करो। 2-3 स्टॉक लेते हैं, और आप लोग बताइए 2-3 स्टॉक जो थोड़ा लंबी अवधि का हो, छोटा शॉर्ट टर्म नहीं। चलिए बजाज फाइनेंस देखते हैं। अब बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी जो है, इसमें नैरेटिव बहुत अच्छा है ना, बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस 10 साल से हम लोग को बोल बोल के दिला दिया। अच्छा बात है, जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी, बट व्हाट अबाउट अस जो अभी बजाज फाइनेंस में घुसे या 2 महीने पहले घुसा, उनका क्या? तो ये मेरा जो फिलॉसफी है ना पूरा, ये एंटी नैरेटिव फिलॉसफी है कि जो नैरेटिव दे रहा है ना, हम उसको क्वेश्चन कर लेता है कि क्यों भाव तो नहीं बोला जो तुम बात बोल रहे हो। अब बजाज फाइनेंस में दिस इज अ वीकली चार्ट एंड दिस इज अ डेली चार्ट। तो बजाज फाइनेंस अगर ट्रेंड देखोगे, दिस इज नेगेटिव ट्रेंड, मोमेंटम वीक, आरएसपी, ठीक है, एक स्टॉक जो मोमेंटम वीक होके नीचे चला गया। अब अगर वो स्टॉक में बिजनेस पे दम है तो कभी तो रिकवर कर, या तो कंपनी बंद हो रही है एकदम, मैनेजमेंट उसका कोई काम का नहीं रहा, सक्सेशन अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, तो कंपनी खत्म हो जाएगी, तो वो नीचे का नीचे रह जाएगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट बजाज फाइनेंस एक ऐसा कंपनी है जो टेक इनेबल्ड है, जिसका फंडामेंटल लॉन्ग टर्म में साउंड है, और प्रमोटर या जो मैनेजमेंट है वो बहुत प्रोएक्टिव है। तो एक्सपेक्टेशन है कि कभी तो ये रिकवर करेगा। वैल्यू इन्वेस्टर क्या करेगा? वैल्यू इन्वेस्टर हर गिरते हुए भाव में लेगा विद द बिलीव कि ये 10 साल का स्टोरी, अपने को कोई टेंशन नहीं, लेते रहो, सब चीज अच्छा। मोमेंटम इन्वेस्टर क्या बोलेगा? अभी देखो मोमेंटम इसका कमजोर है, मोमेंटम रिकवर करने दो। तो क्या इसका मोमेंटम रिकवर कर रहा है? हाँ, यस, लुक एट द मोमेंटम, इट इज रिकवरिंग नाउ।
दिस इज अ क्लियर कट साइन ऑफ अ मोमेंटम रिकवरी। टिपिकली मोमेंटम रिकवरी में क्या होता है, जो ग्रीन कैंडल्स होते हैं उसमें वॉल्यूम ज्यादा होती है और जो आरएस है वो ग्रीन की तरफ या जीरो की तरफ मूव करता है विद अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो नाउ बजाज फाइनेंस इफ इट गोज अबव दिस लेवल व्हिच इज 6530, I think it's a great stock to start building from a momentum perspective. All right, do you agree to this, science? Yes. कॉन्सेप्ट समझिएगा प्लीज, आप बजाज फाइनेंस का व्यू मत लीजिएगा मुझसे। वीकली चार्ट के अंदर में मोमेंटम आ गया तो मैं डेली चार्ट के अंदर में इस स्टॉक में पोजीशन बिल्डिंग चालू करूंगा। और पोजीशन में बजाज फाइनेंस पे कितना करूंगा, अभी 10% डालना है मेरे को या 20% डाल दो, उसको 5 टाइम्स टारगेट कर दो, क्योंकि अगर अपने गलत होंगे भी तो 10% गलत होंगे, उतना तो बनते। तो अभी ये गुड स्टॉक इस लेवल के ऊपर आई वुड प्रोबब्ली बाय 6520 के ऊपर आई विल स्टार्ट बिल्डिंग माय पोजीशन। और स्टॉक बताइए, डिवीज लैब चलते हैं, हाँ एनएचपीसी भी देखिए। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि एवरी स्टॉक इज ऑपरेटेड बाय एन ऑपरेटर, ठीक है, एंड डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन कि ऑपरेटर है तो मुझे पैसा ले लेगा वगैरह, ये बात नहीं है। हर स्टॉक के अंदर में कुछ बड़े लोग होते हैं जिन्होंने बड़ा पोजीशन बना रखा है और वो चाहते हैं कि स्टॉक एक तरीके से ही मूव करे। अब डिवीज लैब के अंदर में अगर आप इसका मूवमेंट देखो, आर यू कंफर्टेबल इन स्टॉक्स व्हिच गिव्स यू दिस काइंड ऑफ अ कैंडल? If you are mentally comfortable, then you go ahead. मैं कभी भी इस तरह के स्टॉक में कंफर्टेबल नहीं रहता हूं जो एक ही दिन के अंदर भी एक वीक में इतना बड़ा कैंडल बना दे, उसमें कोई भी आरएस मॉडल या किसी तरह का मॉडल काम नहीं करता है। तो थोड़ा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि स्टॉक्स वेयर देयर इज अ वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन, जिनके अंदर में निफ्टी के साथ बेंचमार्किंग करके आप आरएस कर सकते हैं, इसमें मुश्किल, इसमें सिर्फ आप फंडामेंटल कॉल ले सकते हो, मोमेंटम कॉल नहीं ले सकते। एनी अदर स्टॉक? कैपिटेक्स सर, तांला सर, कैपिटेक्स तो तांला लेते हैं और कैपिटेक लेते हैं। केपीआईटी इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो दिस इज तल्ला। तल्ला के अंदर में ये जब तेज था तो काफी नैरेटिव आ रहे थे और फिर जब नैरेटिव सबसे ज्यादा पीक पे रहते हैं तो स्टॉक प्राइस भी पीक हो जाता है, उसके बाद ये गिरा। टिपिकली हम लोग का एक डिनायल मोड रहता है इस फॉल में और हम लोग यहाँ एक्यूमुलेट करना चालू कर देते हैं, बट एक्यूमुलेशन के बाद जब हम इसको देखते हैं ना कि ये अभी भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, मोमेंटम डाउन है, तो हम इसमें से एग्जिट करने का प्लान बना देते हैं। तो एक मोमेंटम इन्वेस्टर इसमें कैसे काम किया होगा, यहाँ से आरएस स्ट्रॉन्ग हुआ, ये कैंडल बना, यहाँ से एंट्री चालू हुई, विद एवरी राइज नया एंट्री होता गया, तो मोटा मोटी एवरेज यहाँ आ गया। एक बार मोमेंटम खत्म हुआ तो यहाँ पे फुल एग्जिट हो गया। हो सकता है पैसा बना हो थोड़ा, हो सकता है पैसा लगा हो, लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टर है जिसको नैरेटिव में बोला गया था कि ताला बहुत अच्छा है, ये है वो है, वो अभी फंसा हुआ, इसलिए वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या है। तो अब इसका मोमेंटम क्या आ गया है, आएगा, व्हाट इज योर आंसर? आरएसएस स्टिल बिलो जीरो, करेक्ट, और अभी भी ये अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है। ये थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है व्हिच इज गिविंग अस होप, बट दीस आर स्मॉल रिकवरीज व्हिच विल बी टेकिंग इन एज एन एडवांटेज बाय पीपल हु आर स्टक इन द स्टॉक टू एग्जिट। हल्का सा रिकवरी में वापस एग्जिट करने लोग आ जाएंगे। दिस इज डेफिनेटली नॉट अ स्टॉक टू पार्टिसिपेट राइट नाउ। अगर आपके पास पड़ा है तो वो आपके अंदर विडंबना हमेशा रहेगी कि क्या करें, इसमें पैसा फंसा हुआ है, बट इसमें भी एक सोच है कि पैसा शेयर बाजार में है, पैसा एक स्टॉक में नहीं, याद रखना। अगर हम उस स्टॉक से निकल के दूसरा स्टॉक में डाल दें तो पैसा तो शेयर बाजार में रह गया ना, तो इसमें क्यों फंसे रहे? और भी तो बहुत स्टॉक है जिनमें मोमेंटम है, उसमें कुछ जाकर पैसा निकालें। केपीआई टेक देखते हैं, इसमें कितना क्लासिक केस है स्टॉक। स्टॉक के अंदर में आरएस मोमेंटम आया, स्ट्रेंथ,
कांस्टेंट ब्रेकआउट स्ट्रेंथ, बट जेपी मॉर्गन ने बोला कि स्टॉक बहुत ओवरवैल्यूड है। जिस दिन जेपी मॉर्गन का रिपोर्ट आया उस दिन स्टॉक बूम करके गिर गया और वापस से उस लेवल पे आ गया जहां से गिरा था। तो एज अ मैं अभी भी इसको होल्ड करता हूँ। तो एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर यहाँ पर आपके अंदर में एक विडंबना आती है कि मार्केट आपको बोल रहा है कि बेच दे, देख जेपी मॉर्गन बोला बेच दे, बट सिंस आई डू नॉट बिलीव इन नैरेटिव्स, आई जस्ट बिलीव इन माय प्राइस। Yes, that day price action happened and price went down. I will never react to the same day price action. Never. क्योंकि same day price action created भी होता है। जरूरी नहीं है कि genuine है वो price action. Wait for one more day and see whether there is a follow-on selling coming, whether RS is giving me a follow-on signal to exit. Fortunately, in this stock, I did not get follow-on exit signal, so I continued with this stock and it's still there as part of the momentum portfolio. तो कुछ स्टॉक्स आपको इस तरह से मोमेंटम में तकलीफ भी देंगे बड़ा बड़ा कैंडल बना के, बट देन दैट्स वेयर द एक्सपीरियंस कम्स कि जब आप एक चीज में लगे हुए इतने साल से ना, तो आपको पता है कि इट्स नॉट द रीजन टू पैनिक एंड सेल राइट नाउ। वैल्यू इन्वेस्टर बेच दिया होगा बिकॉज जेपी मॉर्गन ने उसको बोल दिया बेच दे, पर हम लोग मोमेंटम वाले जब तक मोमेंटम टर्मिनेट नहीं हो गया तब तक हम मोमेंटम वाले एग्जिट नहीं करते। So do we consider adding this level? Well, I mean, if you are a very strong heart, you can. But I'm more of a breakout person who acts. हम गिरता हुआ प्राइस पे कभी ऐड नहीं करते, तो मन बहुत ललचाएगा ये देख डिमांड जोन के पास आ गया, बट क्योंकि मैंने हर ब्रेकआउट पे लिया है ऑलरेडी आई एम फुल, और किसी और स्टॉक से पैसा निकाल के हम इसमें डालें रिट्रेसमेंट पे, आई डोंट। डेली चार्ट में आरएस लेकिन पॉजिटिव ही था ना, तो मेरे लिए दोनों हाँ, नहीं तो फिर ये ट्रेड तो देखिए आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख डाल रहे हैं तो आप एग्जिट कर देंगे, अगर आप सिग्निफिकेंट कैपिटल डालते हैं तो किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट इट हैज टू बी वेरी प्लान्ड वे, इट कांट बी रैंडम की सुपर ट्रेंड आ गया तो एग्जिट कर दो, नो, यू कांट बी रिलाइंग ऑन ओनली वन इंडिकेटर to take such a large position and exit those positions. सर अगर आईटी मैंने बाय कर लिया, नेस्डेक डाउन जा रहा है, हाँ, अमेरिका में अगर नेस्डेक की स्थिति खराब है, सपोज दैट 10 दिन, तो आईटी तो अपना भी गिरेगा। कोई स्टॉक का एग्जांपल लीजिए। बिरला सॉफ्ट, हाँ, बिरला सॉफ्ट ये 320 था एक महीना पहले, नेस्डेक देखिए अभी कहाँ गया। चलिए देखते हैं, and I'll take your question on this just one. ओके, हाँ बताइए, क्वेश्चन बोलिए। बिरला सॉफ्ट चार्ट खोल दिया मैंने, क्वेश्चन जी, बिरला सॉफ्ट तो अभी जैसे देखिए नेस्डेक 2-3 दिन से थोड़ा सा अप ट्रेंड जा रहा है। हाँ, अभी अप ट्रेंड जा रहा है नेस्डेक, कल भी देखिए नेस्डेक 275 गया, अप गया। बिरला सॉफ्ट भी देखिए 52 भी क्लोज है, अभी 270 है। हाँ, तो अगर आईटी यूएस में अच्छा करेगा, अपना भी आईटी अच्छा होना चाहिए। नैरेटिव, और नेस्डेक वहाँ खराब करेगा तो यहाँ भी जैसे अपने केपीआईटी नैरेटिव, वो भी डाउन जाएगा तब तो सब नैरेटिव है, हमको सुनना ही नहीं है। ये नैरेटिव्स है, ये मीडिया क्रिएटेड नैरेटिव्स है, हमको सुनना ही क्यों है सब बात। नैस्डैक में क्या होगा, वहाँ का आईटी होगा, यहाँ का फलाना ढकना, अरे हमको मतलब नहीं है भाव क्या बोल रहा है, भाव ही नहीं बोल रहा है कि हम इसमें लें तो हम क्यों लें। और हम पैसा बहुत है क्या आपके पास? नहीं। एक होता है ना मेरे पास बहुत पैसा है तो हमको तो कहीं तो कुछ डालना ही पड़ेगा, खाली पड़ा पैसा तो इतना ही है, तो इसमें की बात है। कई और स्टॉक देख लीजिए जहां पर हमको प्राइस कन्विक्शन ज्यादा है। देखिए जब मैंने 2013 में जर्नी चालू की थी ना पैसिव, तो मैंने बहुत होमवर्क किया, 1 साल 1.5 साल तक बुक्स पढ़ा, कोर्सेज अटेंड किए, इतना कुछ किया, और फाइनली मेरे को रियलाइज हुआ कि नैरेटिव से जब हम पैसा कमाने का सोचते हैं हमारा लगता ही है, until you are a value investor. And value investing is a very very deep science. Value investing cannot be just कि ये 4 बातों पे मैं बिरला सॉफ्ट में पैसा डाल दूंगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है कि बिरला सॉफ्ट का जो बिल्डिंग है वो 2 दिन तक वहाँ धूप में खड़ा है इन्वेस्टर, और देख रहा है किस तरह के लोग अंदर जा रहे हैं, किस तरह के लोग बाहर आ रहे हैं। दैट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। खाली वॉरेन बफेट का किताब पढ़ के वैल्यू इन्वेस्टिंग करना होता है। सर फिनोलेक्स इंडस्ट्री जैसे सब हाँ, वही एक मिनट मैं इनका क्वेश्चन पहले लूंगा, कुछ क्वेश्चन
किसी ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा? You don't focus on the narratives. You have built that conviction over a long term. Maybe a stock like ITC where you have a long term view and you I'm a momentum investor who doesn't believe in narrative. ठीक है? If you are a value investor, obviously narrative becomes your base of follow-on homework. Okay, getting the point, the difference between two? if you can elaborate a bit more on Yeah, this. a value investor believes in investing in a business and the origination of any business is narrative. ITC है, इसका narrative है ना कुछ, cigarette expansion, FMCG, hotels, फलाना ढिकना, demerger, ये सारे narratives है. तो आप अगर दीवार में ITC के narratives डालोगे तो अलग अलग pointers है, और आप चाहोगे इसको connect करके उसका eventually price पे क्या action आएगा, आने वाला साल में कितना revenue growth होगा, कितना projections है, और क्या कंपनी ट्रेलिंग बेसिस पे पी सस्ता है, अभी क्या मैं घुसूं. These are all value investing thought processes. जहां पर आप सस्ते में ही लोगे, ITC के एग्जांपल है. वैल्यू इन्वेस्टर लाइक मिस्टर मुथूट एंड अदर पीपल जो ट्विटर पे इतना नोन है अब, क्योंकि ही हैज बीन शाउटिंग अबाउट ITC ले लो, वो 180, 190, 200 रुपए में ले रहे थे, जहां पर जब उसका मोमेंटम था एकदम बेकार. यहाँ ये जो लेवल था ना ITC का, जो मोमेंटम एकदम बेकार था, वैल्यू इन्वेस्टर यहाँ ले रहा था 160, 170 में, क्योंकि वो नैरेटिव में बिलीव कर रहे थे कि सस्ता मिल रहा है, ये डीमर्जर हो जाएगा, इसके बहुत सारे सब्सिडीज बनेंगे, ITC इन्फोटेक कितना अच्छा कर रहा है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, सिगरेट नहीं ग्रो कर रहा है बट होटल तो ग्रो कर रहा है. यू नो द होल नैरेटिव इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो आपको यहाँ घुसाएगा. लेकिन ये 160, 100 भी हो जाएगा, उससे में आप और ऐड करें, 70 हो जाएगा, आप और ऐड करें. जो टाटा मोटर में लोगों ने 70 रुपए में ऐड किया था, टाटा मोटर 80 रुपए में ऐड किया था, क्योंकि वो नैरेटिव में बिलीव करते थे कि टाटा है. कौन कॉल सुनते थे, मैनेजमेंट का एक्शंस को ट्रैक करते थे. वो नैरेटिव का बेस है. हम लोग एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर अगर हम नैरेटिव को प्राइस एक्शन के साथ मर्ज कर देंगे तो खिचड़ी बन जाएगा. क्योंकि कई बार होता है प्राइस एक्शन नैरेटिव के हिसाब से नहीं काम करता है, बिकॉज नैरेटिव कई बार प्लॉट किया जाता है. ऑपरेटर को एग्जिट करना है, नैरेटिव प्लॉट कर देगा, आप तो घुस जाएंगे और फिर आपके पास रह जाएगा और ऑपरेटर निकल जाएगा. तो मैं मोमेंटम इन्वेस्टर में कब घुसा ITC में फर्स्ट, जब इसने एक स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाना चालू की. ये 200, ये लाइन यहाँ ड्रॉ की हुई है, ये यहाँ पे, ये मैंने महंगा एंट्री मारी, मैं 260 में एंट्री मारा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. 20% ऊपर एंट्री मारेंगे अपने, क्योंकि इसमें तो अपने को 2 टाइम 3 टाइम वाला गेम खेलना है. और मोमेंटम इन्वेस्टर एंट्री एग्जिट भी करता है, ऐसा नहीं है कि वो लेके बैठ गया, वो वैल्यू इन्वेस्टर का काम है. मोमेंटम वाला क्या है, ITC में अगर मोमेंटम वीक दिखा कहीं पे, एक बार मैं निकल जाऊंगा, दूसरा स्टॉक में चला जाऊंगा. फिर हो सकता है कि वो दूसरा स्टॉक के बाद हो सकता है मैं वापस से ITC में आऊं, बट आई विल ओनली कम बैक टू अ स्टॉक व्हेन आई सी देयर इज अ मोमेंटम कमिंग बैक. अदरवाइज दिस स्टॉक इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर फॉर मी. या एक स्टॉक आपने बोला था यहाँ पे, फिनोलेक्स इंडस्ट्री में, हाँ, जब सर फिनोलेक्स, स्पीड से correct. ऊपर जाते तब कैसे पोजीशन बनूं? फिनोलेक्स स्पेलिंग बताइए ना थोड़ा. अच्छा फिनोलेक्स ना, हाँ, फिनोलेक्स केबल वाला तो. हाँ, अभी ये लोग का, भाई लोग का वो डिस्प्यूट खत्म हुआ है ना, ये नहीं. मैंने वही तो किया है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ही है सर, केबल नहीं है, ये इंडस्ट्रीज है. 187 का भाव है ना. अच्छा ऊपर पाइप दिखा रहा है या इंडस्ट्री दिखा रहा है, ये क्या हुआ, केमिकल. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ओके, केबल इंडस्ट्रीज. अच्छा इसका कुछ NSE में लिस्टेड नहीं है, BSE में है ये. ओके बताइए आपका क्वेश्चन. एक मिनट सर, आपका क्वेश्चन. ये नहीं है, आप केबल की बात कर रहे हैं शायद. आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट केबल देन. हाँ, तो टॉकिंग अबाउट केबल. हाँ भला बताइए. श्योर. तो मन तो बहुत ललचाएगा,
इतना अच्छा स्टॉक, इतना अच्छा मोमेंटम। तो जब आपका रिस्क रिवॉर्ड में इतना गैप है तो आप डालिए, बट क्वांटिटी एकदम कम डालिए, बिकॉज मान के चलिए कि ये एक बार तो नीचे आएगा, बिकॉज ये इतना स्ट्रांग हो गया, इतना गैप हो गया रिस्क के अंदर में। और टिपिकली क्या होता है, वीकली चार्ट में स्ट्रेंथ दिख रहा है, हो सकता है स्ट्रेंथ बरकरार है काफ़ी टाइम तक। डेली चार्ट के अंदर में क्या होगा ना, एक बार ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट इन दिस assuming that it's a high risk, high momentum stock. Do not allocate very large capital because you are entering at a point which is very, मतलब एकदम ऊपर में, आप एवरेज पहुंचने वाले। कहाँ लिए थे? ये वाला, ये वाला विच इज दिस, राइट। तो आपने यहाँ पर एंट्री लिया था विच वॉज परफेक्ट फ्रॉम अ ब्रेकआउट परस्पेक्टिव वीकली चार्ट। अब इसको हम लोग डेली में देख लेते हैं। आपने एंट्री यहाँ ली थी, लेट्स रिलेट दैट विद डेली। ओके, सो यहाँ पर हमने, दिस इज एग्जैक्टली हियर, कैन यू सी दैट ऑन अ डेली चार्ट? नाउ डेली चार्ट में उसके बाद क्या हो रहा है, दिस इज द सेटअप। ओके, यहाँ से आपने एंट्री लिया है, दिस इज परफेक्ट सेटअप, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ योर क्वेश्चन इज कि मैं और ऐड कैसे करूँ? ऐड जो मेरा स्टाइल है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर जो प्रीवियस स्विंग हाई है जब तोड़ेगा तब हमको ऐड करना है। अभी इसमें मौका मिला है क्या, देख लेते हैं। सो यहां हमने ऐड किया था एक, फिर ये नीचे हल्का सा गया, फिर ये ऊपर गया, बट दिस इज टू स्मॉल करेक्शन फॉर मी टू कंसिडर इट टू बी अनदर ब्रेकआउट। एक मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3-4%, 5% का करेक्शन आए, फिर वापस से ऊपर जाए ना, तो फिर नया क्वांटिटी ऐड करना बनता है। नहीं तो अभी नया क्वांटिटी ऐड करके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज टेक्निकली यू आर नॉट गोइंग टू गेट दी ऑपरेटिंग माइलेज फ्रॉम दिस स्टॉक प्राइस मूवमेंट। तो ये थोड़ा करेक्ट जब होगा ना, से मे बी इट विल करेक्ट फ्रॉम 880 टू से 5%, विच इज अप्रॉक्सीमेटली से 820 और 800 इश लेवल। फिर जब वापस गेम वापस बनेगा तब फिर ऐड करने का है। रिट्रेसमेंट पे ऐड नहीं करना चाहिए। आई डोंट ऐड, यू कैन ट्राई योर मॉडल। अब एक दो क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि एग्जिट कैसे करें, विच इज या कैन आई आस्क ए क्वेश्चन? या नमस्कार विवेक जी, मेरा क्वेश्चन था कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना हो, से फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years और 4 years और मे बी मोर, हाँ, तो चार्ट में क्या कैसे देखें, किस तरह स्टॉक आइडेंटिफाई करें और क्या कैसे उसको देखा जाए? प्लस दूसरा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार होता है कि स्टॉक, जैसे एग्जांपल पीरामल का लेते हैं, पीरामल एंटरप्राइज, हाँ, 2021-22 में वो 3000 के आसपास चला गया एंड मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ 10 साल से ऑलमोस्ट, ओके और अब उसका दाम 750 के आसपास आ गया है। ओके तो किन बातों का ध्यान रखें उसमें? ओके। पिरामल का एग्जांपल लेते हैं। जब पिरामल के अंदर में हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किया होगा तो एक नैरेटिव को हम बिलीव किए होंगे कि ये स्टॉक के अंदर में XYZ रीजन से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने वो बिलीव किया तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट बिलीफ। बाय द वे स्प्लिट हुआ है क्या? तो टेक्निकली प्राइस गिरा है, बट इट्स नॉट सो बैड एज इट लुक्स लाइक। या सो जब अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर में, यही प्रॉब्लम मुझे हुआ था जब मैं 2013 में चालू किया था ना, कि मुझे इन्वेस्टमेंट बुक बिल्ड करना है, बिकॉज एक नेचुरल स्वाभाविक सी बात आती है, CA हूँ, MBA हूँ, तो इन्वेस्टमेंट बुक रन करना चाहिए। तो जब स्टॉक के अंदर मैं इन्वेस्ट करना चालू किया तो स्टॉक फिर गिर जाते थे, और स्टॉक प्राइस ऑलवेज रिएक्ट्स बिफोर द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो जब तक क्वार्टरली रिजल्ट आता था तब तक तो उस क्वार्टरली रिजल्ट के कारण जो होना था वो कांड हो चुका है स्टॉक प्राइस पे। तो फिर रियलाइज हुआ कि इनसाइडर इन स्टॉक मार्केट इज फार मोर पावरफुल देन मी, बिकॉज द पर्सन हैज मच मोर इंफॉर्मेशन देन मी। ये मैंने कंक्लूड कर लिया। ये मेरा एक फ्रेजाइलनेस है कि मैं इनसाइडर जितना पावरफुल नहीं हो सकता, बिकॉज कंपनी के अंदर में जो बैठा है उसको ऑब्वियसली कंपनी के बारे में ज़्यादा पता है मुझसे। तो मैंने कंक्लूड कर लिया कि मैं कभी भी अब किसी कंपनी का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स देख के इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने डिसाइड कर लिया था।
अब मैंने प्राइस की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर दिया था कि मैं भाव अगर मेरे को बोलेगा एग्जिट करना है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। टू आंसर योर क्वेश्चन कि सपोज आपको लॉन्ग टर्म ही करना है, मुझे सिर्फ बिजनेस के अराउंड ही काम करना है, तो आप कैसे काम करें? जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस बिजनेस के भागीदारी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको इतना डीप नॉलेज हो जाता है बिजनेस का कि जितना प्रोमोटर को समझ में आता है उतना आपको समझ में आता है, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताइए, ये पिरामिड एंटरप्राइज में आपने इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म में, आपने इसका एक भी कॉन कॉल सुना? आपने नहीं सुना। मतलब आपने, देखिए, इट्स नॉट प्रॉब्लम विथ यू, इट्स प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ अस who believe that they are doing long term investing, but actually we are not doing long term investing, because long term investing के जो do's होते हैं ना वो हम करते ही नहीं। अगर उस बिजनेस को हम डीपली समझेंगे नहीं तो टफ टाइम में बिजनेस में स्टे इन्वेस्टेड रहना हम रख ही नहीं पाएंगे, फिर तुक्का है। जैसे विजय केडिया जी करते हैं ना कि वो अतुल में इन्वेस्ट कर रहे थे, अतुल का स्टॉक 90% भी गिर गया तो वो और लिए जा रहे थे, क्योंकि वो इतना डीप इन्वॉल्व थे कि अतुल के जो फाउंडर है वो उनको उनका थर्ड बेटा बोलते थे कि जितना मेरा बेटा लोग इन्वॉल्व नहीं उससे ज़्यादा विजय इन्वॉल्व है। और आज भी अगर अतुल कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो विजय केडिया सामने रहते हैं, ही इज बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। दैट इज द लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। या मिस्टर वॉरेन बफेट इन्वेस्ट करते हैं, हाँ मतलब एवरीवन हैव देयर ओन नोमेनक्लेचर फॉर देयर स्ट्रैटेजी, बट पॉइंट इज यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि आप एक्चुअल में लॉन्ग टर्म कर रहे हैं क्या? एक ड्यूरेशन के लिए भी 5 साल 4 साल के लिए मैं उसमें पैसा डाल दिया हूँ, एक अच्छी कंपनी है ये सोच करके, तो कौन सा टाइम आता है कि इसमें निकल जाए एटलीस्ट? आपका ये पूरा पैराग्राफ में ना बहुत ही डिस्कनेक्टेड सेंटेंसेस है। जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता हूँ किसी कंपनी में 4 साल 5 साल के लिए नहीं सोचता हूँ मैं। ओके, मैं तो परपेचुअली आई लिटरली बिकम द बिजनेस ओनर ऑफ दैट कंपनी। मेरा इंटेंशन नहीं रहता, अच्छा 4 साल में निकलना पड़ गया वो एक अलग बात है, बट जब मैं कर रहा हूँ मेरा इंटेंशन नहीं रहता कि मैं एग्जिट करूंगा इस कंपनी से। बट अ फॉलो ऑन क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड इज कि चले मुझे एग्जिट करना है, तो मेरे को आप ये बता दीजिए मैं एग्जिट कैसे करूँ अगर मुझे करना है। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो मैंने आपको बता दिया, निफ्टी SIP शांति से करते रहिए, 15% रिटर्न आएगा। स्टॉक में करेंगे आप 18% रिटर्न आएगा, ये आपको परेशान करेगा। वो 3% से जो परेशानी आप रिलैक्स कर देंगे और अपना दूसरा कोर बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे, दैट इज फार मोर बेटर देन व्हाट यू विल डू हियर। बट इफ यू स्टिल वांट टू बी, लेट्स रिमूव द वर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नाउ, लेट्स से आई वांट टू बी एन इन्वेस्टर एंड लेट्स स्टार्ट अडॉप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग कि मोमेंटम खत्म हुआ तो मेरे को एग्जिट करना है। इट्स नॉट ट्रेडिंग, आई नेवर कॉल माई सेल्फ अ ट्रेडर एनीमोर, आई एम अ मोमेंटम इन्वेस्टर। मुझे एग्जिट करना है। हाँ, अगर स्टॉक में बिजनेस में पोटेंशियल है मैं कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज स्टॉक प्राइस में भी वो कंटिन्यूटी दिखेगा ना। सो विथ मोमेंटम इन्वेस्टिंग यू कैन एग्जिट, बट वो साइंस थोड़ा सीखना पड़ेगा। आज तो सिखा दिया काफी कुछ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। या यूट्यूब चैनल आप मेरा लर्न टू ट्रेड देखोगे तो वहां पर है। हाउ टू सेट अप अ प्रॉपर मतलब चार्ट स्क्रीन की, उसमें आपको मतलब कि जैसे आपका चार्ट्स इतना क्लियर है कि एक विजुअलाइजेशन में वन कैन मेक आउट कि वेदर द स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग, वी हैव टू गो और नो। तो एक कैसे स्क्रीन को ये सब प्लॉट करके एक अच्छा से एक डिसेंट स्क्रीन साइज बना के रखना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विथ स्कैनर। And the second question and one more question कि how to save the drawdown in your trading portfolio। बढ़ते बाजार में हम लोग बना लेते हैं 40, 50, 60, 70% भी, पर बाजार गिरते ही 1000 पॉइंट इंडेक्स में देखते हैं 30% ड्रॉडाउन हो गया, तो फिर वापस जब 1000 पॉइंट इंडेक्स बढ़ता है तो हम लोग वो हायर रिटर्न पे ही पहुंचते हैं, उसको और एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पाते हैं। तो हाउ टू सेव दैट ड्रॉडाउन, ये सब 2-3 क्वेश्चन को एक बार अगर आप एड्रेस करें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन से चालू करते हैं फिर फर्स्ट में आएंगे। ठीक है, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन इज कि ड्रॉडाउन को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं। शेयर बाजार में ना ड्रॉडाउन इज अ रियलिटी एंड यू विल गेट सम ड्रॉडाउन, स्पेशली जब मार्केट बहुत पैसा देता है तो मार्केट ऑलवेज हैज दिस टेंडेंसी टू टेक बैक 20% ऑफ द अर्निंग विच मार्केट हैज गिवन टू यू।
तो देर आर phases when your drawdown will be higher. How do you protect your drawdown? Is by defining a rule for yourself कि ये होने के बाद में मैं अपना पोजीशन साइजिंग को कम कर दूंगा. क्योंकि ड्रॉडाउन तो होंगे, अगर हम कम पोजीशन में रहे तो हमारा कम ड्रॉडाउन होगा ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस. ठीक है, तो मैंने वो डिफाइन कर लिया कि निफ्टी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया तो चुपचाप अपना पोजीशन काटने का जोन में आ जाओ, ताकि मैं जितना कैश रह पाऊँ. जैसे मैंने बोला भी था कि मैं 90% कैश में आ गया अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो, मोमेंटम पोर्टफोलियो का, व्हेन मार्केट वाज बिलो 200 डे मूविंग. नाउ आई एम बिल्डिंग माय पोजीशन, राइट. यस, आई कैन गो रॉन्ग देयर आल्सो कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया और अचानक से एक दिन 5% गिर गया, कोई खबर आई 5% गिर गया, उसमें ड्रॉडाउन आ गया. वो तो आ ही सकता है, वो तो कैरेक्टर ऑफ स्टॉक मार्केट है, उससे आपको डरना नहीं चाहिए. लेकिन हाँ, स्टॉक कैसा आप डाल रहे हो पोर्टफोलियो में वो देखना चाहिए. अभी आपके पास जो स्टॉक होगा जो 30% गिर रहे हैं वो एक्चुअली वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं होंगे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं गिर सकता इतना. सर एक क्वेश्चन है. एक वेट, लेट मी जस्ट कंप्लीट हिम. ठीक है ना, तो आप अपना पोर्टफोलियो को जरा स्कैन करिए, कितने स्टॉक्स है आपके पास. मतलब नॉर्मली जब मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो 4 5 7 8 स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते रहते हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं उसमें कुछ पिरामिडिंग कर रहे हैं. Fantastic. फिर उसमें मतलब कि अगर नहीं तो साल कोई साल ऐसा जाता है कि जैसे लास्ट 2020 ऑनवर्ड्स गया तो कैपिटल का 100% भी ट्रेडिंग कर करके उसमें रिटर्न बैठाया. 50 लाख का 1 करोड़ कर लिए हैं, नेक्स्ट ईयर उसको 1.5 करोड़ कर लिए. मगर अब जब जैसे लास्ट अभी बाजार जनवरी ऑनवर्ड्स करेक्ट किया तो लास्ट ईयर आई हैव जनरेटेड 60% रिटर्न ऑन माय कैपिटल. अब वो 60% से 30-35% इरोड हो गया. तो हो गई. अब वो 1000 पॉइंट इंडेक्स वहां पर आने के बावजूद भी 17 से 18,000 आने के बाद भी अब मेरे को वो 35% ही पहले जाना तो मेरा टारगेट हो गया. तो मैं न्यू हाई पे जाने के लिए तो मालूम पड़ेगा कि 19,500 इंडेक्स आ जाएगा, तब मैं न्यू हाई अपना प्रॉफिट का बना पाऊंगा. You are very harsh on yourself. Don't be so harsh on yourself that you are calculating your return on a year-to-year basis. प्रॉफिट का चार्ट भी वैसा ग्रोथ होना चाहिए ना, मतलब व्हेन यू But पुट that योर is not, I mean, expectation is very high. 60, 65%, 70% year-on-year growth is not something which you should aspire. हो गया कोई साल मौका मिला, हो गया, अच्छा बात है. But don't be in that kind of a zone कि पहले मिला था तो अभी भी मिलना चाहिए. If you can restrict that loss, 30% is on the high side. If you can restrict it to 20%, because 20% मार्केट लेके जा सकता है, एनी टाइम ले जा सकता है. प्रॉफिट जो भी कमाया मार्केट से आज तक, उसका 20% मार्केट एक हफ्ते में ले जा सकता है. बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट. बट डोंट बी सो हार्श कि आपने डबल किया था 2 साल पहले, फिर आपने 80% किया था, फिर इस साल आप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं, देयर विल बी ईयर्स व्हेन यू विल नॉट जनरेट मोर देन 15% रिटर्न. विवेक भैया, आई हैव सीन योर सम फेस टू फेस, जिसमें कि कितने लोग आते हैं जो लोग लास्ट 3-4 साल में 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ रुपए बनाए. अब जैसे उसमें आई डोंट रिमेंबर द नेम, उसमें समवन वाज सेइंग कि ही हैड लर्न टू रिस्ट्रिक्ट हिज ड्रॉ डाउन टू 7-8%. हाँ, अश्विन. हाँ, बस somebody like अश्विन. that. हाँ, तो वही मतलब कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि फिर यू हैव टू बी आउट ऑफ द मार्केट, नो ट्रेड जोन में फॉर 2-3 मंथ्स और 1 मंथ. जैसे वन थिंग व्हाट ही सेज कि जो मैं उनका पकड़ पाया कि जब तक मनी चेजेस मनी, अगर कोई स्टॉक में जब तक 100 करोड़ का मिड कैप में वॉल्यूम नहीं हो रहा है, यू डोंट फॉलो दैट स्टॉक. तो दैट वाज वन काइंड ऑफ अ फिल्टर कि अगर उसमें अगर हो रहा है तो आप अपने फिल्टर में उसको रख लीजिए, फिर उसके बाद उसमें आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग करिए. तो ऐसा कुछ फ्यू पॉइंटर्स की, मतलब जब आप पैसा अगर एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं 100% 200%, धीरे धीरे आपका कैपिटल साइजिंग ग्रो करते ही जा रहा है, तो उस समय फिर कि ऐसा कोई जोन आता है कि आप इसको अपना बेंचमार्क बना के अपना पोजीशन साइजिंग 80% कम कर दीजिए. उसके बाद जब तक ये इंडिकेटर के ऊपर नहीं जाए आप उसमें घुसिए मत, 2-3 महीना आप आउट ऑफ मार्केट रहिए. तो कुछ वैसा अगर इंसाइट्स मिले, और एक कि कैसा आप स्कैनर बनाए जिससे कि आप फिल्टर आउट कर सकें. लेट मी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2. अब अश्विन का बात जो आपने कहा, या जो मैं कर रहा हूँ या वो वाज डूइंग, इट टुक 21 years फॉर अश्विन टू क्रिएट हिज सेटअप विच ही हैज डिफाइंड फॉर हिमसेल्फ कि मेरे लिए यही वर्क करता है. एज द सेम सेटअप मे नॉट वर्क फॉर यू. इट टुक मी लॉट ऑफ ईयर्स, 2013-14 से आरएस प्रैक्टिस कर रहा हूँ और फिर उस लेवल पे आया हूँ कि यहाँ खड़ा होकर बात कर सकता हूँ उसके बारे में. It took me so many years to develop that conviction in my setup. So there are some things which you will develop over a period of time. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बोल दूँ, जैसे मैंने आपको कह दिया 200 डे मूविंग एवरेज वाला, स्टार्ट फॉलोइंग इट. तो मैं तो आपके सामने ओपनली बोल दिया ये चीज़. बट विल दैट गिव यू मेंटल स्ट्रेंथ कि आप उसी को ही कंटिन्यू करोगे? आई एम नॉट श्योर.
कुछ चीज़ें कर कर के ही मार्केट में बनती है. दैट्स वाई पीपल विथ एक्सपीरियंस हैज़ हायर चांस ऑफ मेकिंग मोर मनी. अभी लास्ट 2-3 साल में ऑप्शन सेलिंग कर करके लोगों ने पैसे बना लिए हैं, बट दैट्स नॉट रियल मार्केट. कि देख रहे 22 साल का बच्चा भी करोड़ों रुपया दिखा रहा है ट्विटर पे, 30 साल का रुपया बच्चा 10-10 करोड़ रुपया दिखा रहा है. इट्स नॉट रियल मार्केट, इट्स अनरियल मार्केट विच हैज हैपेंड. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर फॉर श्योर. And this RS indicator is not there in Meta Stock, Zerodha का platform. This मतलब ठीक है, स्टॉकेज में है, स्टॉकेज में यूज कर लीजिए. That's not a point. So scanner, obviously there are different methodologies of scanning stocks. The more you go long term, obviously you want to rely more on fundamental screeners, and the more you are doing short term, you are relying more on price actions. तो अगर आप स्टॉकेज को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, स्टॉकेज के स्कैन्स को अगर आप जानते हैं, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड इन दिस स्कैन. उसमें RS का वीकली स्कैन नहीं है आई थिंक उसमें. हाँ, वीकली स्कैन नहीं है. वी विल वर्क ऑन दोज, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. बट इवन इफ जो है, अगर हम उसको यूज़ करें ना, मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर ये नहीं है. मैं बोलता हूँ जो है उसको यूज़ करो, उसमें से पैसा बन रहा है. जो नहीं है वो तो आ ही जाएगा. तो स्टार्ट यूजिंग इट. देयर आर लॉट ऑफ, एंड आई कीप ऑन शेयरिंग दीज इन माई यूट्यूब चैनल प्लस इन स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म. तो चलिए कुछ क्वेश्चन डाइग्रेस करते हैं, आपसे बाद में बात करते हैं. हाँ, आपने जैसे बताया कि शेयर मार्केट रिलेटेड जितने पैसे एक्सपोज्ड है उसका 25% अपने किड्स के लिए छोड़ना है एंड रेस्ट 75% में से आपका 25 साल उम्र है क्या? 35. हाँ, तो 35% छोड़ना होगा ना आपको. आप ओके जिसकी 35%. जो उम्र है उसके हिसाब से. अच्छा हाँ, तो रेस्ट ऑफ द मनी उसमें से कितना परसेंटेज एलोकेट कर सकते हैं हम लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए, और कितना परसेंट हम लोग या तो निफ्टी SIP या फिर अगर कोई चाहे तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं. करेक्ट, डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है मार्केट को देने के लिए. अगर आप बोलते हैं मैं हफ्ते में 10 ही घंटा दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, तब ज़्यादा एलोकेशन मोमेंटम में जाना चाहिए, क्योंकि आप कैश मार्केट में कर सकते हो. अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपके पास हफ्ते में सिर्फ 10 ही घंटा देने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑप्शंस वगैरह ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आपको ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है रिलेटिवली. और अगर आपके पास 15-20 घंटे, तब आप ऑप्शंस पे ज़्यादा दे दीजिए एलोकेशन. रिटर्न ऑब्वियसली ऑप्शंस में आपको ज़्यादा मिलेंगे विज़ विज़ मोमेंटम इन्वेस्टिंग ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. सर ऑप्शंस के लिए अगर हम लोग कुछ एल्गो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें तो उसमें उसके लिए उस पर हम लोगों को टाइम थोड़ा सेव हो सकता है. हो सकता है, एकदम सही है. लोग यूज़ कर ही रहे हैं, खुद का सॉफ्टवेयर यूज़ करके लोग ब्रोकर से API कनेक्ट करते हैं, जिससे आपका खाली मोबाइल फ़ोन पे आप देखते हैं क्या हो रहा है, बाकी आप अपना काम करते रहते हैं. यस, पीपल आर डूइंग दैट. एक मिनट मैं अपनी बात पहले कंप्लीट कर देता हूँ, बिकॉज आई थिंक Q&A कैन बी टेकन. जस्ट गिव मी 5 more minutes, आई विल बी डन विथ माई सेटअप, एंड फिर हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं ना. सो अभी तक मैंने आपको बताया वीकली और डेली सेटअप, विच इज़ मोर फॉर अ लॉन्गर स्विंग. द सेम सेटअप फॉर डेली एंड 2 hourly. How will my stock selection differ in case of smaller setup or in case of bigger time frame setup? As I was telling this to him, जितना आप longer time duration का setup बनाना चाहते हैं, उस पर आप फंडामेंटल भी पैरामीटर्स डालना चाहेंगे. जैसे एग्जांपल एक स्कैनर देखते हैं, which is one of my favorite scanner which I use. एक स्कैनर मैंने बनाया था, FIPA स्कैन, which is basically वो स्टॉक जिसके अंदर में प्राइस एक्शन भी है, इसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है कंपनी का, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ भी हो रहा है, और क्वार्टरली सेल्स भी है. इसका मतलब जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसके अंदर में कंपनी ने अच्छा रिजल्ट्स दिखाया है और प्राइस एक्शन भी इसका फेवरेबल है. तो इसमें जो स्टॉक आएंगे, और अगर मैं इसको फिल्टर करके ओनली करंट पीरियड कर देता हूँ, तो दैट मीन्स ये जो स्टॉक है ये करंट पीरियड के अंदर में इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं और इनमें प्राइस एक्शन भी है. तो छोटा अवधि के लिए अगर मुझे दिस इज बिकॉज फंडामेंटल आई हैव एडेड, तो मैं इसको वीकली और डेली के हिसाब से ट्रेड करूँगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैन फिन होम्स लेते हैं. बताइए, अब आप बताइए, क्या इसके अंदर में हम मोमेंटम प्ले करना चाहेंगे?
हाँ, और बिकॉज इस पे फंडामेंटल इंप्रूवमेंट भी है क्वार्टरली रिजल्ट्स के आधार पे, चांसेस बहुत हाई है कि ये आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे देगा. तो शुड वी ऐड सम पोजीशन इन दिस स्टॉक? छोटा क्वांटिटी 10% ऑफ आवर एलोकेशन. मेक सेंस? हेलो, आर यू गाइस विथ मी? वीकली में स्ट्रेंथ दिख रहा है? यस. मोमेंटम आया वीकली में? यस. डेली में क्या आरएस पॉजिटिव है? यस. लुक एट दिस. इस बार जो कैंडल बने लास्ट 2 दिन के, उसमें अच्छा खासा काम हुआ है. प्लस थोड़ा और जो डीप जाता है वो डिलीवरी वगैरह भी थोड़ा चेक कर लेता है कि डिलीवरी कैसा हुआ है लास्ट 2-3 दिन में, क्या बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है. अगर वो डेरिवेटिव्स के अंदर में है तो उसका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कैसा है, ऑप्शंस में पोजीशन कैसा है. एक 360 डिग्री व्यू बना के फिर आप अपना पोजीशन को और एग्रेसिवली बिल्ड कर सकते हैं. जैसे इसमें देखो डिलीवरी भी बिल्ड हो रहा है, जैसे प्राइस एक्शन है उसके साथ डिलीवरी भी आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. और वीकली बेसिस पे अगर मैं इसका डिलीवरी देखूं तो इट इज़ बेटर देन प्रीवियस फ्यू वीक्स. और वीकली बेसिस पे इसका वीवैप है 594, मतलब लास्ट वीक का वीवैप, पूरा वीक का वीवैप है 594. तो मान सकता हूं क्या कि जो ऑपरेटर है जिसने पोजीशन बनाया है वो मोटा मोटी 594 के आसपास बनाया है. अगर इसका प्राइस है 616, 594 616 मतलब करीबन 25 रुपया नीचे. इट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड इशू, 25 रुपया खोने को. और अगर ये मोमेंटम उसमें मुझे कंटिन्यू मिल गया, मोमेंटम मिलेगा मतलब ये ब्रेकआउट करते करते मोमेंटम देगा, तो मुझे इसके अंदर में अच्छा खासा पैसा बन जाना चाहिए. आई एम अ मोमेंटम इन्वेस्टर. आई एम नॉट लुकिंग एट पीई बुक वैल्यू एट दिस मोमेंट. आप इसके अंदर में जब आप वीकली में हो, आप फीपा में ऐड कर सकते हो अगर आपको करना. मैंने नहीं किया बिकॉज फॉर मी दिस इज ओके. यू कैन ऐड मोर फंडामेंटल पैरामीटर. देखिए बहुत ज़्यादा ऐड करने से क्या होता है ना, कई बार होता है अब पी आपने ऐड कर दिया, मैंने अर्निंग तो ऐड कर ही दिया. आप पी अगर ऐड कर दोगे तो आप तो सेम सेटअप में एक और वही पैरामीटर ऐड कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी न किसी तरीके से है ही. तो स्टैटिस्टिक्स में कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर एनालिसिस. बहुत ज़्यादा वेरिएबल हम लोग किसी मॉडल में डालते हैं तो वो मॉडल काम करना बंद कर देता है, क्योंकि रिलेटेड वेरिएबल्स अगर मॉडल में डालते जाओगे तो अल्टीमेटली वो मॉडल का एफिकेसी खराब हो जाती है. कई लोग हमको बोलते हैं कि 10 से ज़्यादा आप स्कैन क्यों नहीं अलाउ करते. मैं बोलता हूँ 10 से ज़्यादा करोगे तो मॉडल ही बर्बाद हो जाएगा आपका, आपको मिलेंगे नहीं स्टॉक्स, तो करोगे क्या 10 से ज़्यादा ऐड करके इसमें. तो आप करना है कर लो, बट मोटामोटी दिस इज स्टॉक थोड़े कम हो जाएंगे अगर आप 2-4 ऐड कर दोगे तो. So when you are looking at a longer swing position, fundamental will also be added. But if you are looking at a smaller swing, कि मुझे 2 दिन का 10 दिन का चाहिए, तब वहाँ पर मुझे फोकस करना चाहिए छोटे छोटे प्राइस एक्शंस. जैसे एक मैंने स्कैन बनाया 3 डे प्राइस एक्शन, जिसमें स्टॉक जो पिछले 3 दिन से हायर हाइज बना रहा है, 3 दिन से हाइज बना रहा है, और जिसका वीवैप क्लोजिंग एवरी डे उसका वीवैप के ऊपर है क्लोजिंग प्राइस. तो ये हो गया छोटा मोमेंटम जिसमें स्टॉक आएगा. एबीबी, अडानी पावर, अंबुजा, अशोक लीलैंड. लेट्स टेक सम ऑफ दीज एग्जांपल्स. बट उसके लिए मैं देखूंगा डेली चार्ट और 2 आवरली चार्ट फ्रॉम एन एंट्री एग्जिट पर्सपेक्टिव. तो लेट्स टॉक अबाउट एबीबी. सो डेली के अंदर में एबीबी स्ट्रॉन्ग, यस. 2 आवरली में इट इज स्ट्रॉन्ग, यस. ब्रेकआउट पॉइंट पे है अभी, थोड़ा यहाँ रेजिस्टेंस फेस हो सकता है. दिस इज नॉट द स्टॉक विच आई वांट टू लुक एट राइट नाउ. बट आइडियली मैं क्या करता हूँ, एवरी वीकेंड इस पर स्टडी करता हूँ. ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट फीचर बहुत अच्छा है. ऐसे तो स्टॉकेज में भी अलर्ट है, पर ट्रेडिंग व्यू का अलर्ट इज बेटर. तो आप यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पर आप उसको अलर्ट एक डाल सकते हो, ऐड अलर्ट. वी आर डूइंग सम ब्रीफ डेली मेंटेनेंस. अच्छा, अभी मेंटेनेंस में चल रहा है. तो जब आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर अलर्ट डाल दोगे, तो दैट अलर्ट गोज टू योर ऐप, ट्रेडिंग व्यू ऐप. इट ऑल्सो गोज टू योर ईमेल, राइट. तो कभी भी कोई स्टॉक में अलर्ट आया, आप वीकेंड में होमवर्क कर लो, वीकडे में जब अलर्ट आएगा तब उस स्टॉक में काम करने जाना, नहीं तो काम मत करना. या आर यू गाइज विथ मी? सो स्कैन के अंदर में ब्रॉडली अगर आप देखो, कैटेगराइज करो, तो प्राइस बेस्ड स्कैन है विच आई थिंक इज फिनोमिनल. अगर आप इन सब को समझ के इनको यूज़ करना चालू करोगे स्टॉकेज के अंदर में, तो डेफिनेटली वहाँ से स्टॉक्स मिलेंगे.
डिलीवरी बेस्ड स्कैन है जिससे बड़े पोजीशंस जो बना रहे हैं उनके बारे में पता लगता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन में ऐड करने के लिए ठीक है। और फंडामेंटल्स के अंदर में ये सारे स्कैन्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं पता करने में वो कंपनीज जिनमें फंडामेंटल रीज़न है कि हम उनमें लंबा स्विंग ट्रेड कर सकें। कुछ लोग बोलेंगे कि साहब मुझे प्योर इन्वेस्टिंग करना है, मुझे स्विंग मोमेंटम नहीं करना है। प्योर इन्वेस्टिंग गेम के अंदर में यस कैन हैज़ अ रोल टू प्ले। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक्स जहाँ पे इंस्टीट्यूशन स्टेक बढ़ा रहे, तो वो कोई ना कोई रीज़न होगा ना स्टेक बढ़ा रहे, तो उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई इससे कर लिया हमने। बट इवेंचुअली जब तक हम उसको डीप 360 डिग्री रिसर्च नहीं करेंगे फंडामेंटली, तब तक हम इसमें बड़ा पोजीशन नहीं बना पाएंगे। छोटा छोटा पोजीशन 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का बनाने में इतना बड़ा इशू नहीं है। पर अगर आपको बड़ा पोजीशन किसी स्टॉक में बनाना है विच रिप्रेजेंट्स से 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो, देन ऑब्वियसली आपको 360 डिग्री फंडामेंटल रिसर्च करना होगा विच इज़ अ वेरी कम्बरसम एक्सरसाइज। इनफैक्ट वो हमने स्टॉकेज में भी किया है। अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देखोगे ना, दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग विच वी आर डूइंग, कि यहाँ पर वो स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली अच्छे हैं, जिनको हमने 5-6 पैरामीटर पे रेट कर दिया है, और उन स्टॉक्स को प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस प्राइस पे लेना है वो भी बता दिया है। एंड दिस इज ऑल ड्रिवन बाय एआई। जैसे शीला फोम है, ये फंडामेंटली 25 रेटेड आउट ऑफ 30, और ये स्टॉक अभी नीचे अवेलेबल है विच इज़ अ गुड बाइंग जोन। तो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पर आउटपुट्स हैं। बट आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप खाली ब्लाइंडली आउटपुट देख के ट्रेड कर दो, इन्वेस्ट कर दो। व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप इसके अंदर जाओ, इसमें हमने केस स्टडी बनाया है, तो यू जस्ट गो इनसाइड दिस एंड रीड दैट केस स्टडी ऑन दिस कंपनी, कि कंपनी करती क्या है, इसका ग्रोथ क्या हो रहा है, इसको हमने रेटिंग क्या बेसिस पे दिया है फंडामेंटली। वो पूरा केस स्टडी पढ़ के कन्विंस होके उसके बाद में इफ़ यू फील then you start accumulating these stocks which are high rated and which is available near their demand zone. So this is probably for you, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो तो इसमें से स्टॉक्स आप निकाल सकते हैं। जैसे एवेन्यू सुपर स्मार्ट, आई थिंक दिस इज वन कंपनी, एवेन्यू सुपर स्मार्ट, जो शुड बी पार्ट ऑफ योर किड्स पोर्टफोलियो। ये मस्ट है, ये लॉन्ग टर्म में इतना ज़बरदस्त कंपनी है, अभी अपने को ये अच्छा डिमांड जोन, अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मिल रहा है, तो इसको लेके पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। चलिए क्विकली लेट्स स्टार्ट। डू आई हैव टाइम? डू आई हैव टाइम? 15 more minutes? Okay. चलिए लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। स्टॉक स्पेसिफिक अवॉइड करेंगे, कॉन्सेप्चुअल जितना रहेगा उतना। Yes, sir. Sir. हाँ Yeah, बोलिए। from. Sir, this side. Sir, your right side. अच्छा ठीक है, मैं इनका ले लेता हूँ पहले, मेरा राइट। Sir, right पीछे में. हाँ ठीक है, चलिए। Sir, like you said in momentum investing, Yeah. you would always get out from the stock when the momentum terminates. या सर तो कोई शेयर 100 से 150 गया तो हम लोग तभी निकलेंगे जब 130 गया, वो Yeah. 135 गया, Yeah. तो हम लोग को कभी फुल शेयर अपना प्रॉफिट का नहीं मिलता नहीं मिलेगा। एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर। नहीं मिलेगा। सर तो कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या कोई स्ट्रैटेजी जो आप बता सकते हैं, क्योंकि देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम एज वेल एज प्रॉफिट, लाइक वी कैन गेट इनटू अनदर शेयर इन द मीनवाइल। या तो वो 135 जब आएगा, वो टिपिकली क्या होता है, वो अपना पीक बना के 135 बहुत जल्दी आ जाता है टिपिकली। सो वो 15 रुपए का लॉस होता ही है हर समय एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर। होगा। सो देयर इज नो ट्रेलिंग देना स्टॉप। पड़ेगा ना मार्केट को, थोड़ा पंडित जी को थोड़े पैसे भी तो देने पड़ेंगे। मार्केट पूरा पैसा नहीं ले जाने देगा आपको। देखिए क्या होता है, ऑपरेटर जब पोजीशन बिल्डिंग चालू करता है तो 100 रुपये से बिल्डअप किया और 150 में ऑपरेटर एग्जिट करता है। हम लोग 120 में एंटर करेंगे और 135 में एग्जिट करेंगे। सो इसका ट्रेलिंग एसएल का कोई वो नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है अपने को कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट आप 135 को 140 कर लेंगे। सर बट वही है, फिर अगर 140 से फिर गया तो अपना छूट गया। वही बात है, ट्रेलिंग एसएल का वही प्रॉब्लम है। एसएल जितना पास रहेगा उतना फोमो भी आएगा कि छूट गया। थैंक यू सर। सर मोमेंटम इन्वेस्टिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में कैसे ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड किया जा सकता है? क्या ओवर ट्रेडिंग को? हाँ। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये हम ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ?
मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक्चुअल में ओवर ट्रेडिंग को ऑटोमेटिकली रोक देता है ना. आप कैसे करोगे? स्विंग ट्रेडिंग सर, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो सर 1 हफ्ते 2 हफ्ते. मोमेंटम के 2 पार्ट हो गए ना. एक हो गया स्विंग ट्रेडिंग विच इज अ शॉर्ट टर्म 2 दिन हाँ, से हाँ. 29 दिन तक, 30-29 दिन तक, और एक हो गया मोमेंटम फॉर अ लॉन्गर स्विंग. हम्म. तो शॉर्टर स्विंग बाय कैरेक्टर आप ट्रेड तो करोगे ज़्यादा. हाँ सर, बहुत सारा एक टाइम में जब मार्केट ऊपर उठता है सब जगह सर दिखता है बाइंग में. तो उसमें आपको सर नंबर कैसे ऑफ स्टॉक्स को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए क्योंकि कैपिटल तो रिस्ट्रिक्टेड ही है. सर आप जैसे यूट्यूब में बोला सर आपका यूनिवर्स में मेरा रहेंगे. 25 स्टॉक हाँ. 25 से ज़्यादा पोजीशन बनने लग जाता है ना, तो हाँ, मेरे को हाँ, डर लगने लग जाता है कि हाँ, इतना हाँ, वही पोजीशन सर. क्यों बिल्ड हो रहा है. हर जगह ही दिखता तो है, हर market सब top हो गया इसका मूवमेंट भी मतलब. करता है. तो मैंने डिफाइन कर रखा 25 स्टॉक से ज़्यादा पोजीशन नहीं लेना है. अच्छा, बट पैसा अगेन वो बनता है वो 2-3-4 स्टॉक पे ही है, बाकी सब पड़े रहते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. हेलो हाँ बोलो. सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि मोमेंटम ट्रेडिंग करने के लिए, और मेरे को सारा पैरामीटर पे मान लीजिए 3 स्टॉक मिलता है जो तीनों ही मेरे को उस प्राइस पे बहुत सही लगता है ट्रेड करने के लिए. तो जो भी मेरा कैपिटल है तो तीनों में मैं उसको लाइक डिवाइड करके इक्वली करूँ या फिर एक पे ही बेट लगाऊँ, तो उसमें कैसे सेलेक्ट करूँ कि उस तीनों में से बेस्ट कैसे मैं डिसाइड करूँ? हाँ, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है बिकॉज वहाँ पे प्राइस एक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट जो लॉन्गर स्विंग होती है ना, अगर उन तीनों में किसी का फंडामेंटल आपको पता हो, जिसका थीम पता हो, तो इट बिकम्स मच मोर कन्विंसिंग फॉर मी टू पुट मोर कैपिटल देयर. तो वो तीनों को आप एक बार बेसिक स्टडी कर लीजिए. इट विल टेक नॉट मोर देन मे बी 2 आवर 3 आवर पर स्टॉक कि वो क्या करती है, बिजनेस क्या है, ग्रोथ कैसा रहा है, रेवेन्यू का वगैरह. अगर वो तीनों में से आप आउटलायर डिफाइन कर सकते हैं ना कि ये कंपनी का फंडामेंटली मेरे को बेटर लग रहा है, तो मैं उस पर फिर चला जाऊँगा. करेक्ट. अगर तीनों ही अच्छी है तो एक बार छोटा छोटा कैपिटल से तीनों में चालू कीजिए. जिसमें प्राइस का स्ट्रेंथ दिखेगा ज़्यादा, वहाँ कैपिटल ज़्यादा बढ़ाते रहिए. विवेक सर इधर. सर जैसे आपने बोला कि जनरली आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली आउट ऑफ 5 टाइम्स 3 टाइम्स वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है. तो आइडियली ब्रेकआउट पे एंट्री लेना ज़्यादा सही होता है या सपोर्ट लेवल पे? अच्छा, फॉल्स ब्रेकआउट जो टेक्निकल ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम है. अच्छा. हम लोग तो मोमेंटम इन्वेस्टर है ना, तो हमारे लिए सपोज कोई स्टॉक ब्रेकआउट दिया, फॉल्स दिया, और उसका आरएस स्ट्रॉन्ग है. अगर आरएस स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो एक बार फॉल्स देने के बाद नीचे आके वापस से घूमेगा. ओके. क्योंकि हम तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं कर रहे. आई एम नॉट अ टेक्निकल ट्रेडर. फॉर मी मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इन. सपोज आपने 100 चार्ट स्टडी किया और उसमें से 20 स्टॉक है जिसपे ब्रेकआउट आ रहा है, तो आपका मन ललचाएगा ना, ब्रेकआउट है ले लो, ब्रेकआउट है ले लो. राइट. बट वो 20 में तो कर नहीं सकते अपने. तो 20 में से 5 या 4 करने के लिए आरएस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरएस इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी कि इसका ब्रेकआउट जेन्युइन होगा. फिर भी 10 में से 6 ही राइट होंगे. बड़ा मोटी रेशियो ऑफ सक्सेस इज 60% ओनली, उससे ज़्यादा नहीं होता है. बट जो 60% सक्सेस पे हम जो रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं, दैट रियली हेल्प्स अस इन मेकिंग बिग मनी. सर थैंक यू. सर एक्चुअली माइक जिसके पास रहेगा ना, उसका सर, मैं सर. सुन पाऊंगा. सर हाँ, मेरा आपके 2 इधर, क्वेश्चन है हाँ. सर. पहला है जो आप बैक टेस्टिंग करते हैं, जैसे किसी भी स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्टिंग करेंगे, हाँ, तो आप किस प्लेटफॉर्म पे करते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है कि जब बैक टेस्टिंग करते हैं तो क्या पैरामीटर आप मेन रखते हैं? जैसे कि कोई ड्रॉ डाउन रखता है, कोई कुछ और रखता है, तो आप क्या रखते हैं? हाँ, तो मैं जनरली फ्रंट टेस्टिंग ज़्यादा करता हूँ, मैं बैक टेस्टिंग कम करता हूँ. बिकॉज आई एम मेरा रनिंग मॉडल है. प्लीज देखिए डिफरेंस समझिए. कोई नया चालू कर रहा है, उसके पास रनिंग मॉडल नहीं है कुछ, तो उसको बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा आज जो मैंने डेवलप किया वो सही है क्या. ठीक है. यस. मेरा क्योंकि रनिंग मॉडल है, मेरे को इसी मॉडल को इम्प्रोवाइज करते रहना है. राइट. तो आपने कभी भी तो किया होगा ना, जब स्टार्टिंग किया होगा तो हाँ. बैक टेस्टिंग, तो आपने कोडर को हायर किया या फिर नहीं, ये किस तो प्लेटफॉर्म? मैनुअल बैक टेस्टिंग किया था मैंने. आज भी मैं मैनुअल चार्ट के आधार पे बैक टेस्टिंग करता हूँ. कैसे? इसको देखा, यहाँ देखे, अपने ट्रेड आइडेंटिफाई किए, यहाँ आया था, लिख लिया पेन पेपर पे. आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल इन दैट सेंस. तो बट सर अगर मल्टी स्टॉक्स में अगर बैक टेस्टिंग करना है, हाँ, तो तब तो कोडिंग देयर आर सॉफ्टवेयर्स व्हिच हेल्प यू टू डू दैट. देयर आर सॉफ्टवेयर्स.
कैश मार्केट के अंदर भी एक तो ये ट्रेडिंग व्यू इट्सेल्फ भी बैक टेस्टिंग देता तो है बट सर ड्रो डाउन का ट्रेडिंग में सही नहीं देता है। सही नहीं है क्या? नहीं। तो बैक टेस्टिंग चेतन भाई, बैक टेस्टिंग कैश मार्केट का आपको पता है कुछ ऑफ? आई थिंक AFL इज गुड, नो? एमी ब्रोकर इज, लॉट ऑफ पीपल यूज एमी ब्रोकर फॉर दैट। और सेकंड क्वेश्चन था जो बैक टेस्टिंग का जो पैरामीटर होता है उसमें मेन क्या देखना चाहिए? मैं तो आई थिंक जितना मेरे को Drawdown. अंडरस्टैंडिंग है, जितना मेरी एल्गो टीम करती है, मेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिटर्न एंड द ड्रॉडाउन। तो उसको क्या बोलते हैं डिफरेंस को? काल मार्क, हाँ करेक्ट, दुख सुख रेशियो। ओके सर। सर जैसे आपका एंट्री कोई भी स्टॉक में स्टैगर्ड है, हाँ। डू यू इवन एग्जिट ऑन अ स्टैगर्ड बेसिस? पहले करता था, आजकल नहीं करता हूँ। पहले करता था स्टैगर्ड, बिकॉज पहले घबराहट होती थी ना, तो एक बार लगता था बेच देते हैं थोड़ा, और अभी नहीं करता हूँ, अभी एक बार में डाल देता हूँ। बट आइडियली इट शुड बी स्टैगर्ड। सो हाउ कैन वी स्टैगर आवर एग्जिट्स एज वेल? आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्टैगर्ड डाल दो, यू कैन चेक मे बी वीक लो, एक वीक का लो, कैंडल का लो कैन बी अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। थैंक यू सर। आइडियली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुड बी एग्जिट, यू शुड नॉट एग्जिट। चल रहा है जब, तो फिर क्यों एग्जिट सोच रहा है? ट्रेल होगा तब एग्जिट करें। हेलो थैंक यू सर। हेलो भैया मैं पूछ रहा था टाइम वाइज करेक्शन को कैसे डील करते हैं? एज बिकॉज इफ यू से मैं कोई स्टॉक का नाम लूँ, एज फॉर एग्जाम्पल अरियंट स्ट्रक्चर में मैंने पहले एंट्री लिया था 150 अप्रॉक्स में, एज बिकॉज इट्स नॉर्मली ब्रेकआउट दे रहा था। कौन सा स्टॉक? अरियंट सुपर स्ट्रक्चर, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एज वेल टेक्निकल। हाँ, कितना इसका मार्केट कैप है? आई थिंक मुझे याद नहीं है। हाँ भैया छोटी, वैसे मैं बता दूं, छोटा मार्केट कैप कंपनीज में RS उतना वर्क नहीं करता है। छोटा मार्केट कैप कंपनी में तो प्योर आपको फंडामेंटल ड्रिवन ब्रॉडर टेक्निकल व्यू लेना चाहिए। यस में ब्रॉडर टेक्निकल्स प्लस लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लस फंडामेंटल्स ढंग सबसेटिंग बहुत अच्छा है फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें 150 में पहले लिया था, फिर 170 में लिया था, ऐसे करके मैंने 4-5 बक्स में 40% ऑफ करंट में पोर्टफोलियोज में है, एंड एवरेज मेरा 180 अभी करंटली है। बट ये अभी फॉर्मेट 3 to 4 मंथ से टाइम वेस्ट रेशन बहुत ज्यादा दे रहा है, एंड मैं करंटली प्रॉफिट में हूँ, बट मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा और दे सकता है। ये अरियंट सुपर स्ट्रक्चर क्या? यस भैया। तो 207 में है। यस बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा है, ये 222 का 207 ही हुआ है। हाँ, बट ये टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज्यादा दे रहा है अभी। आई थिंक 12 to 15 वीक्स हो गया है, तो मैं इसमें क्या करूँगा? प्रॉफिट्स में लूँ, बट मुझे लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये और बहुत दे सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक्चुअली ये मिड कैप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग का कैरेक्टर होता है कि स्टॉक टाइम वाइज बहुत टाइम वेट करता है, फिर अचानक से इसमें क्या होगा, 2 वीक में धर 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 धर, तो आप इसको मत करिए टाइम। तो मतलब इस टाइप के स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट नहीं करूँ क्या? नहीं, आप इन्वेस्ट करिए इनमें, और इनमें आपको बस इन्वेस्ट करके छोड़ना पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि अरे ये नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, देखिए जिस दिन बेचेंगे नेक्स्ट दिन ही बढ़ेगा। तो कितना मार्केट कैप के ऊपर वाला इन्वेस्टमेंट आपका लॉजिक से इन्वेस्ट करूँ? 3000 मतलब 5000 करोड़ के ऊपर, मतलब मैं NSE 500 लिस्ट पे काम करता हूँ। ओके ओके, उसके नीचे वालों में उतना ये RS वर्क, देखो ना आप कहाँ वर्क कर रहा है RS, ये ऐसे ही करता रहेगा। जैसे आपने बताया मोमेंटम इन्वेस्टिंग में, सपोज मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, मैंने 3 महीने किया, उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ, 6 महीने किया प्रॉफिट हुआ, लेकिन सेम चीज़ फॉलो करने के बाद अगले 3 महीने जो भी लॉस हो गया। अब इस कंडीशन में जब मैं साल भर बाद देखता हूँ, अरे यार ये मैं कर तो रहा था लेकिन न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, क्योंकि लॉन्ग, तो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो आप, और मतलब क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे, क्योंकि हमारा कैपिटल लिमिटेड है, हम 10 लाख 15 लाख से कर रहे हैं, और बाद में देखने लगता है कि अरे टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया। तो इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था इसका पेट भरा हुआ रहता है, तो वो ये सब कर सकता है, क्योंकि घर चलाने का टेंशन नहीं है। तो इसीलिए सजेशन ये है कि घर चलाने के लिए या रोटी कपड़ा के लिए, उसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, क्योंकि वहाँ पर certainty of making more consistent money is higher than this. This may not give you regular money all the time. And this is a process which should be like a value investing you do for many years. This should be part of your many years so that your CAGR will be on the upside of teens. मतलब 20% CAGR मेरा target रहता है इसको करके. तो there are years when
you don't make money, it's okay. But I can say this because I have, as I said, I have a prop team. My traders are trading, they are making money, so I'm not worried about घर चलाना. तो आप वो पैसा 10 लाख से घर चलाने का सोच रहे हैं, this may not be the best strategy. No, like suppose most of the people who invest with the 10-15 लाख उनके पास अपना कुछ ना कुछ जॉब होता है. हाँ. मेरा ये कि जैसे मैंने स्टार्ट किया 10 लाख, वो लग रहा है कि यार ये मार्केट में रहना चाहिए कि नहीं, कि मतलब यार करते रहे, अपना टाइम इधर दे रहे हल्का फुल्का, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है. उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम ये होता है कि जब से हम स्टार्ट करते हैं तो हम 5 लाख 10 लाख से स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट हो जाता है तो फिर हम 15-20 लाख उसको इंक्रीज कैपिटल हम ले आते हैं. परसेंटेज वाइज हमारा रिटर्न जो था 10 लाख पे हमें 10% 20% बना. लेकिन जब हम कैपिटल आगे जाके बढ़ जाता है 2-3 साल बाद, मान लिए 30 लाख कैपिटल, उस 30 लाख के 10% पे जो लॉस होता है वो काफी पीछे का मतलब लेके चला जाता है. तो ऐसे सिचुएशन में मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रेड एंड बटर, आई एम टॉकिंग अबाउट कि लाइक मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना, CAGR रिटर्न करना, बट इस चीज को कैसे हैंडल किया जाएगा? If I have understood your question properly, when you are doing momentum investing, there is no linearity of return. There are times when your return will not be there. There are times when your return will be beyond your expectation. My only submission, and which I mentioned to him also, that don't be harsh on yourself that I have to make return every year or every period. It may not be possible. Stock market is not meant to do that. It is not a place which gives you a certainty कि return बनेगा ही बनेगा. Options में थोड़ा possibility है because I feel Indian options market is still inefficient. There is still a scope of making money from this because यहाँ पर अभी भी volatility जो implied volatility वगैरह देखता हूँ ना मैं, stocks में 30% 35% है. That's a very high vol. उसमें पैसा बन जाता है. बैंक निफ्टी में पैसा अभी भी बन सकता है. बट जैसे जैसे बाहर के लोग आएंगे, फॉरेन फंड्स आएंगे, वो इंडिया में ट्रेड करना चालू करेंगे, वहाँ भी रिटर्न धीरे धीरे कम होगा और जो डेल्टा के बियॉन्ड का रिटर्न जो मिलता है थीटा के कारण या वॉलेटिलिटी के कारण, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. सो डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ कि मेरे को तो आ गया हूँ मार्केट में, समय दे रहा हूँ तो पैसा तो इन्वेस्ट नहीं चाहिए. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसा बनेगा. एंड दैट आई हैव गिवन यू हैक. 15% से 25% का CAGR शुड बी आवर टारगेट. इट शुड नॉट बी कि इस साल कितना बना है. सर मोमेंटिंग इन्वेस्टिंग में टेक्निकल को कितना प्रेफरेंस देना चाहिए सर? टेक्निकल इज अ वेरी वेरी वास्ट साइंस. व्हाट इज टेक्निकल? द कोर ऑफ टेक्निकल इज प्राइस बिहेवियर. यस सर. So if you are using technical to only trade with technical, it is a different philosophy. Momentum investing जब हम technical करते हैं तो इसमें price को देखने का मेरा तरीका है. You are getting my point? Yes sir. It's just the pictorial presentation of the price and the way I want to look at the price. तो मैं अपने आप को technical analyst नहीं बोलता हूँ. समझ रहे मैं क्या बोलना? यस सर, यस सर. मैं अपने आप को मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोलता हूँ. यस आई एम यूजिंग टेक्निकल टूल बट आई एम ऑल्सो यूजिंग फंडामेंटल टूल, राइट? यस सर. ऐसा नहीं है कि मैं टूल नहीं यूज कर रहा हूँ. सो जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनका टेक्निकल इवेंचुअली लीड्स टू डूइंग सिस्टमैटिकली रूल बेस्ड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग. दैट इज द फाइनल गोल ऑफ अ टेक्निकल ट्रेडर. सर कई बार हाई डिमांड की वजह से स्टॉक में प्राइस में गैप क्रिएट हो जाते हैं. एज पर गैप थ्योरी 99% गैप्स फिल होते हैं. तो उस केस में क्या करना चाहिए? गैप तक वेट करना चाहिए या फिर एंट्री बनाना चाहिए? आपको टेक्निकल एनालिस्ट बताएगा, मैं नहीं हूँ. ओके सर, थैंक यू, थैंक यू. बिकॉज अब सब थ्योरीज के अपने अपने प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं. तो आई एम नॉट द राइट पर्सन कि गैप थ्योरी क्या वर्क करता है नहीं वर्क करता है.